रहीम तमाम मेंबर्स लाहौर बार एसोसिएशन को हम लाहौर बार एसोसिएशन की लेक्चर सीरीज के 22वें लेक्चर के अंदर खुशामदीद कहते हैं। अब जैसे कि तमाम दोस्तों से हमने इब्तदा से यही बीच में डिस्कस किया है कि ईच टाइम जब भी हमने लेक्चर्स की कोशिश की है, हमेशा कोशिश ये की है कि प्रैक्टिकल चीज़ें और न्यू और डेवलपिंग एरियाज़ के जिनके अंदर अभी नई डेवलपमेंट हो रही है और ज़्यादा वकीलों को जिसके बारे में मालूम नहीं, लेकिन उनका एक्चुअली अमल दखल आपकी डे टू डे प्रैक्टिस में बेशुमार है, उसको एक्चुअली कंसिडर किया जाए। आज का टॉपिक जो हमने सिलेक्ट किया है वो एक इंतहाई कटिंग एज टॉपिक यानी अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का है। लोग बात तो इस टॉपिक के ऊपर बेशुमार करते हैं और ये बहुत बड़ा कीवर्ड भी है, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स दोस्तों को यहाँ पे नहीं मालूम कि किस तरीके से बीच में फॉलो किया जाता है। तो हमने इसके लिए इस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए यही बीच में कंसिडर किया कि वो साहब के जिन्होंने कानून ड्राफ्ट किया है और जिनकी एक्चुअली करंट डेजिग्नेशन ऑफिशियली एडवाइजर टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑन कंसल्टेंट ऑन केस मैनेजमेंट एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है, जनाब जफर इकबाल कलानौरी साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट से हमने दरख्वास्त की कि वो आएँ और हमें अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में कुछ सिखाएं। कलानौरी साहब से हमारी दोस्ती भी है, प्यार का और रिस्पेक्ट का भी बीच में रिलेशनशिप है, मगर इससे ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि इनकी 28 साल की स्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग वकील हैं, इसके साथ लम्स में भी प्रोफेसर हैं, जुडिशल अकेडमी में भी पढ़ाते हैं, और यहाँ पे जहाँ पे लाहौर बार एसोसिएशन में हम मौजूद हैं, यहाँ पे लाहौर बार एसोसिएशन के यंगेस्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट होने का भी एजाज़ इनके पास है। तो एक तरीके से कलानौरी साहब हरफन मौला भी हैं, मगर आज इनकी प्रोफेशनल एक्चुअली सर्विसेज और प्रोफेशनल नॉलेज की बेसिस के ऊपर हमने तस्वर किया कि कलानौरी साहब को इनवाइट किया जाए, और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। सो क्विकली ओवर टू जनाब जफर इकबाल कलानौरी साहब ऑन द टॉपिक ऑफ अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारुफ मोहम्मद साहब ने आपका मेरा करवा दिया। मैं अपने घर में हूँ। ये लाहौर बार एसोसिएशन मेरी जन्मभूमि है। 3 नस्लों से इसी बार के साथ हमारा ताल्लुक़ है। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, इसके ऊपर बहुत सारी दाद भी मिल रही है, कुछ इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी है, और मैं कोशिश करूँगा कि उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। लेकिन पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ ADR। As far as I am concerned, I am involved in this ADR since Caesar was entering Rome. मुझे 22 बरस हो गए ADR की बात करते हुए, और जब मैं शुरू में बात करता था तो कई लोग कहते हैं कि जी ये बड़ी अजीबोगरीब बात है। फिर कभी कभी हमने कोई प्रोजेक्ट चलाए, मैं आपसे सारे डिस्कस कर रहा हूँगा, कामयाब हुए, फिर ये इनको बीच में ब्रेक मिल गई, बट आई डिडंट गिव अप। और अब तो मुझे ये कहने दीजिए, अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, तो अब ऐसी बात है कि अब मैं अकेला नहीं हूं, अब पूरा एक ADR फैमिली बन चुकी हुई है, और अब पाकिस्तान में बेशुमार लोग हैं जो सारे के सारे मेरे इस ख़ानदान के मेंबर हैं। और अल्लामा ने कहा कि गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राज़दां और भी हैं। व्हाट इज़ ADR? एज द नेम वुड सजेस्ट, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। हर वो चीज जो हमारे कोर्ट सिस्टम के अंदर से ही, लेकिन ये जो एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस है उससे हट के चीजों को रिजॉल्व करने का जो निज़ाम है, इसको अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन द नटशेल कहते हैं। मैं आपको अपने साथ प्लीज जरा आगे जाती जाएंगी ना। जस्टिस जो पाकिस्तान में है वो कहते हैं जी एक टाइम ओल्ड फिनोमेना, वी हैव बीन हियरिंग इट फॉर लिटिल टू लॉन्ग नाउ, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। ये जो एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ प्रैक्टिस है, ये क्या होता है? आपने एक चीज कही, मैंने उस चीज से इनकार किया। मसलन आप कहते हैं गॉड इज वन, आई विल से डिनाइड फॉर वांट ऑफ नॉलेज। In your heart of hearts you know God is one and I also know God is one, लेकिन मेरे सिस्टम ऑफ थिंग्स में इसके ऊपर एक इशू फ्रेम हो जाएगा which will be to the following effect.
वेदर गॉड इज वन क्वेश्चन मार्क ओ पी पी ऑनेस्ट प्रोबेंडा इज अपॉन द प्लेंटिफ। पंजाबी में कहते हैं जेड़ा बोले उयो कुंडा खोले। आपने कोर्ट में एविडेंस से साबित करना है कि गॉड इज वन, वरना आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। अब इस मसले के ऊपर जाहिर है दोनों तरफ से दावा जवाब दावा, इश्यूज फ्रेम होने के बाद एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ओरल एविडेंस, एंड ऑफ द डे जजमेंट। और वो जो जजमेंट है ऑफ कोर्स इट इज सब्जेक्ट टू अपील, फिर अपील दर अपील, फिर सुप्रीम कोर्ट तक अपील। आप बिलीव कीजिए कि मुझे भी इस सिस्टम के साथ कोई वो तारुफ नहीं था। हुआ ये कि 22 बरस पहले यहाँ पे अमेरिकन जजेस का एक डेलीगेशन और टॉप क्लास अटर्नीज का पाकिस्तान आया। वो पाकिस्तान भर में यहाँ के जजेस से मिले, वकला को मिले। उन्होंने लॉयर्स में से मुझे भी सिलेक्ट कर लिया एंड वी वेंट टू अमेरिका फॉर द फर्स्ट टाइम। और उन्होंने कहा कि ये एक निज़ाम है जिसके ज़रिए से हम कोर्ट से बाहर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स कर रहे हैं। और स्पेशली मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से मोड्स हैं और उनमें से सबसे ज़्यादा फैशनेबल मीडिएशन है। और जब हम अमेरिका गए और हमने उसको बराह रास्त खुद देखा चीज़ों को, तो मुझे ये हैरानी हुई कि वहाँ पे 95% केसेस आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो जाते हैं। सिर्फ 5% केसेस ऐसे हैं जो कि कोर्ट में लिटिगेट होते हैं। जब ये होते हुए देखा तो हम वापस आए। तो यहाँ पे मैंने पहले 4 चीफ जस्टिस से बड़ा क्लोजली काम किया है और ये अब 5वें हैं। और उनमें से एक चीफ जस्टिस साहब ने उनमें से शेख रियाज साहब, पहले इजाज निसार साहब, शेख रियाज साहब, राशिद अजीज साहब, मियां अल्लाह नवाज साहब। मुझे एक सवाल पूछा राशिद अजीज साहब ने। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं है, ये जो कुछ तुमने वहाँ देखा ये कोई सूरत है कि पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट कर पाए। तो मैंने उनको कहा जी लेजिस्लेटिव बैकिंग तो कोई नहीं है, लेकिन मेरे जहन में फौरी तौर पे एक ख्याल आता है, ये फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 सेक्शन 10 सेक्शन 12 प्री ट्रायल रिकंसिलिएशन, पोस्ट ट्रायल रिकंसिलिएशन, ये किताब पे है लेकिन इसे कभी किसी ने सीरियस लिया ही नहीं। अदालतों में जाओ तो बड़ी कन्वीनियंटली फैमिलियां भी टूट जाती हैं, मामले भी रिजॉल्व नहीं होते। तो लेट्स गिव इट अ ट्राई, हम इसके ऊपर काम करते हैं। तो सबसे पहले ये एक क्लास ऑफ केसेस को हमने सेलेक्ट किया और फिर हमने केयरफुली कुछ जजेस सेलेक्ट किए, क्योंकि मैं एक बात आपको बता दूं, ये मीडिएशन करना हर बंदे के बस का रोग नहीं है। मेरे ख्याल से मीडिएटर्स पैदा होते हैं लेकिन यू नीड टू रिफाइन देम, फाइन ट्यून देम। लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये सलाहियत ही नहीं कि वो मामलात को सुलझा सकें। क्योंकि मुझे ये कहने दीजिए, मैंने काफ़ी एक एंथ्रोपोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, लीगलिस्टिक और जुरिस्टिक स्टडी की है और मैंने काफ़ी आर्टिकल्स लिखता रहता हूँ और माई बुक इज़ ऑन द वे नाउ। मैं एक नतीजे पे पहुंचा हूं कि बड़ के दरख्त के नीचे बैठा हुआ एक समझदार आदमी जो टोटली अनपढ़ है बड़ी अकल की बातें करता है। और मैंने पढ़े लिखे और पीएचडी जाहिल भी देखे हैं, क्योंकि अक्ल दलील अल्लाह ताला की मेहरबानी और करम नवाजी है, किसी के पास होती है किसी के पास नहीं होती। तो ये ऐसे ही सिस्टम है। और मुझे यूं लगा कि कुछ जजेस ऐसे हैं जिनके अंदर ये सलाहियत है, तो पहले केयरफुली सिलेक्ट किया और उसके बाद हमने जजेस को ट्रेन किया। एक बात मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे बार में काफ़ी सारा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी है और मैं ये बताना चाहता हूँ और आपके नॉलेज की बात है और आप सब माशाल्लाह ख़ास तौर पे जो यंग लॉयर्स हैं उनको ये मैं बात बताता हूँ। जिस तरह डॉक्टरी पढ़नी पड़ती है, वकालत भी पढ़नी पड़ती है, इंजीनियरिंग भी पढ़नी पड़ती है, ये जो मीडिएशन है जी ये भी एक स्किल है जो इम्पार्ट करनी पड़ती है। ये इसके लिए दुनिया भर में एक तरीकाकार है, ये लॉ स्कूल में पढ़ाई जा रही है और इसके बाद मुख्तलिफ फोरम्स पे इसकी ट्रेनिंग होती है। अभी हम 196 जजेस को हम ट्रेन करने जा रहे हैं। मुझे एक टास्क मिला था, ये लास्ट मेरा बैच रह गया। 196 जजेस हम ट्रेन कर रहे हैं। इनकी 52 आवर्स की एक बड़ी एक्सटेंसिव सी ट्रेनिंग है और ये रोल प्लेज हैं जिसमें आपको परफॉर्मेंस बेस्ड है और इसके ऊपर ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके ऊपर काम हुआ है और इसके अंदर जो पासिंग रेशो है ये 70% से ज़्यादा नहीं है। और वो जो लोग जब ये ट्रेनिंग ले लेते हैं तो वो बहुत बेहतर अंदाज में और बेसिक स्किल भी उनको हो रिफाइन हो जाती है, तो वो सेटलमेंट करवाते हैं। और मैं अभी आपसे रिजल्ट शेयर करूँगा कि ये क्यों कामयाब है और क्यों हो रहा है। ये एक मॉडल है कि जिसमें आपकी ट्रेनिंग भी ज़रूरी होती है। तो हमने भी इसी तरह से ना उन जजेस की ट्रेनिंग की। अब ये सवाल लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा, इससे पहले कि मैं आगे चलूँ इसी का जवाब आपके दे दूँ। मैं कोर्ट एनेक्स्ड मीडिएशन के हक में क्यों हूँ? पहली बात ये मैं बताऊँ कि मैं इंसान पहले हूँ, मैं वकील बाद में हूँ।
अगर मेरे अंदर की इंसानियत मर गई तो ना मैं वकील अच्छा, ना मैं जज अच्छा, ना मैं इंजीनियर अच्छा, और अनफॉर्चुनेटली हम इंसानियत कहीं खोते जा रहे हैं। मैं एक बिजी लॉयर हूं और मैं 10,000 से ज्यादा मुकदमे लड़ चुका हूं। आपको कम लॉयर मिलेंगे जो इतने बिजी लॉयर रहे हों, लेकिन मेरे ज़मीर ने मुझे ये मुलामत की और मेरा ज़मीर मुझे ये कहता है कि काले कोट की जेब में पैसे डालते जाओ, इंसाफ तो बहुत दूर की कौड़ी है। क्योंकि 3-3 नस्लों तक अगर बंदे रुल रहे हैं और उनको इंसाफ नहीं मिलता, अगर एंड ऑफ द डे आपको एक डिग्री मिलती है विच इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, और वो 1942 के अंदर AIR की जजमेंट है, और करमलाई चौहान साहब ने 74 में भी यही कह दिया था कि लोगों की मिजरीज उस दिन शुरू होती हैं जिस दिन आपके हक में कोई जजमेंट पास होती है, क्योंकि वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं होगी। और मैं थोड़ा सा लाइटर साइड पे आपको इसलिए बताऊं, मैं हार्ट का मरीज हूं, बड़ी एक बोनस इनिंग खेल रहा हूं, तो मुझे डॉक्टर ने बहुत सीरियस रहने से मना किया है। अभी मैं नया नया लॉयर बना था और मैं हाई कोर्ट का लॉयर नहीं था। एक साहब थे जिनका नाम था आसिफ जान, वो बाद में जस्टिस आसिफ जान बने। वो मेरे दोस्त थे। उनके वालिद साहब भी हाई कोर्ट के जज रहे थे और उनके ब्रदर इन लॉ असलम रियाज हुसैन चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट रहे थे। तो मुझे बोलते हैं कि आओ यार हाई कोर्ट एक केस कर रहे हैं। तो मेरे पास अभी हाई कोर्ट का लाइसेंस नहीं था, तो मैं उनके साथ एक डिवीजन बेंच में गया। तो 3-4 वकला पेश हुए, तो जज साहब ने उनको कोई घास ही नहीं डाली। और जैसे मेरे दोस्त जाके रोस्ट्रम पे खड़े हुए तो जज साहब कहते हैं, यस जान साहब, व्हाट वी कैन डू फॉर यू। मेरे दोस्त ने कहा, माय लॉर्ड, दिस इज अ सिविल रिवीजन अराइजिंग आउट ऑफ अ जजमेंट ऑफ वेरिएंस। Judge said, admitted, what else? My lord, I am seeking injunctive order also. He said, granted. बाहर आए तो अपने क्लाइंट से कहते हैं 500 रुपये निकालो। 500 रुपये निकाल के हाई कोर्ट के अमले को दिए। तो मुझे कहते हैं, यार जफर, वो शाम को लक्स के इश्तिहार में बाबरा शरीफ क्या कहती है? मैंने कहा, जी क्या कहती है? कहते आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं। सो आई गॉट माई लेसन के कोर्ट सिस्टम के अंदर तमाम लॉयर्स बराबर नहीं हैं, फेस वैल्यू है। अब एक बंदा SM जफर साहब को वकील कर ले और दूसरा बंदा मेरे जैसे जफर को वकील कर ले, तो इम्बैलेंस तो वही हो गया। तो ये जो कोर्ट सिस्टम है, इसके अंदर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकल होगा, प्रैक्टिकली इट इज नॉट। ठीक, अच्छा, यही इस तरह का ये एडवर्सरियल सिस्टम अमेरिकन को भी मिला था। उन्होंने भी हमारी तरह इनहेरिट किया था यही गोरों से, और उन्होंने ये एक इनोवेशन की। और मुझे ये कहने दीजिए, और मैं बिला खौफ तरदीद ये बात कहता हूँ कि ये जो मौजूदा ADR इस तरह इंस्टीट्यूशनलाइज हुई है, ये अमेरिकन को इसका क्रेडिट जाता है। और उन्होंने आज से कोई 36 ईयर्स पहले पूरे अमेरिका में काफ़ी इसके ऊपर बातचीत की। और वहाँ पे एक पार्ट है कैलिफोर्निया, और वो कहते हैं, इफ समथिंग इज अ सक्सेस इन कैलिफोर्निया, इट इज बाउंड टू succeed everywhere else. Like if something is a success in Lahore, ये पूरे पाकिस्तान में कामयाब होगी। तो उन्होंने ये वहाँ पे तजर्बा किया। अब उस तजर्बे का ये नतीजा निकला कि इंग्लैंड में 1992 वुल्फ रिफॉर्म लॉर्ड वुल्फ के अंडर हुई हैं, और उन्होंने ADR को वहाँ पे अमेरिकन से बाय करके ये आइडिया लिया। अब ADR मुख्तलिफ फॉर्म्स में मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर है। और ये मुझे कहने दीजिए कि ये तो खैर जो मॉडर्न दुनिया या डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी तो मैं बात छोड़ देता हूँ। ये मेरे खित्ते के अंदर, इंडिया के अंदर, जस्टिस अहमदी, जिनसे मैंने बड़ा क्लोजली काम किया, ज़बरदस्त वो चीफ जस्टिस थे। और हर चीज़ के लिए, कॉज के लिए एक चैंपियन होना बहुत ज़रूरी है। और चीफ जस्टिस बहुत तकड़ा होता है, अगर वो तकड़ा हो तो बहुत। ये लोक अदालत का जो सारा कॉन्सेप्ट आया है और इंडिया में बहुत कामयाबी से लोगों के मसाइल हल हो रहे हैं, दिस इज ADR। बांग्लादेश के अंदर जिनको हु टुक अ लीफ आउट ऑफ आवर बुक, उनकी ट्रेनिंग जस्टिस तसद्दुक जिलानी, जस्टिस अली नवाज चौहान और मैंने जाकर की थी। मैं 3 मरतबा बांग्लादेश उसके बाद गया हूँ। कमाल के लोग हैं वहाँ पे। उनका सक्सेस रेशो जो है इस वक्त कोई 75 to 80% केसेस है, और सबसे अच्छे कैंडिडेट बैंकिंग केसेस हैं। और क्योंकि वो लोग लर्न करना चाहते हैं। श्रीलंका माइल्स अहेड ऑफ मेनी अदर कंट्रीज। जापान, चाइना, ये दुनिया में हर जगह पे ये सिस्टम आ गया। अगर किसी के जहन में ये ख्याल है कि ये सिस्टम नहीं आएगा, ये आ गया, ये रुकेगा नहीं। अब जरूरी क्या है कि ये सिस्टम को समझा जाए। पहली बात यह है कि जिन लोगों के जहन में ये ख्याल है कि ये मौजूदा जुडिशल सिस्टम को उड़ा के कोई नया निज़ाम ला रहे हैं, आंसर इज बिग नो।
तमाम क्लास ऑफ केसेस में एडीआर अच्छी ऑप्शन नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में है। और अभी हम जो ये काम कर रहे हैं, एक चीज पे मैं जरूर साथ मैं मार्केटिंग भी करता हूं, क्योंकि मेरा ये काम है। आजकल मैं जजेस को और लॉयर्स को और सबको मोटिवेट करता हूं, उनको सिखाना चाहता हूं कि ये हम कर क्या रहे हैं, हमें ये पता नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं। देखिए, एक बुनियादी किताब है आपकी और मेरी, सिविल प्रोसीजर कोड, जो कि सिविल लॉयर्स बाइबल है। मेरी तो खैर वो गर्लफ्रेंड भी है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर बनी थी। 1908 से लेकर 1942 के अंदर उसके अंदर कुछ रूल्स में चेंजेस हुई। अब वो 2 पार्ट्स में है। उसके 157 सेक्शंस हैं। ये सारे का सारा सब्सटेंटिव पार्ट है। इसमें अगर आपने कोई तब्दीली लानी हो तो आपको लेजिस्लेशन करानी है, आपको पार्लियामेंट जाना पड़ेगा, और बाय वर्च्यू ऑफ 18th अमेंडमेंट आपको प्रोविंशियल असेंबली जाना पड़ेगा। मैं आपसे भी बात करता हूं, हम उसमें भी काम कर रहे हैं। लेकिन इसका जो ऑर्डर एंड रूल्स वाला पार्ट है, इसके लिए सेक्शन है 122। आप जाएंगे तो ये पढ़िएगा भी, सीपीसी में लिखा है कि उसमें एक रूल्स कमेटी होती है। और वो जो रूल्स कमेटी है, यहाँ पे मोहम्मद साहब बैठे हैं, मैं इनके वालिद साहब के साथ भी एक रूल्स कमेटी का मेंबर रहा हूँ। वो एक कमेटी होती है कि जो हाई कोर्ट के 3 जजेस के ऊपर मुश्तमिल है। उनमें से एक जज साहब ऐसे ज़रूर होने चाहिए जो नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से ऊपर गए हों, और 2 लॉयर्स ऑफ एमिनेंस उसके मेंबर होते हैं। अभी लाहौर हाई कोर्ट में वो जो कमेटी है, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब उसको हेड करते हैं। उसके मेंबर्स के अंदर से जस्टिस शम्स मिर्ज़ा और शाहिद करीम हैं, और लॉयर्स में से मैं और शहजाद शौकत हैं। ये अगर कमेटी सीपीसी के ऑर्डर एंड रूल्स वाले पार्ट के अंदर कोई भी अमेंडमेंट प्रपोज कर दे और उसे अप्रूव कर दे, तो हाई कोर्ट की फुल कोर्ट, यानी कि पूरे हाई कोर्ट के जजेस अगर बैठ के उसको अप्रूवल दे दें, तो गवर्नमेंट उस पर नोटिफिकेशन कर देगी और आपकी सीपीसी अमेंड हो जाएगी। ये इसी तरह से सीपीसी में बेशुमार अमेंडमेंट्स आती रही, लेकिन ये इसमें शेर हासिल किसी ने कोशिश नहीं की। 1942 में एक कोशिश हुई थी, और 2012 के अंदर एक छोटी सी कोशिश हुई। लेकिन एक मेजर ऑपरेशन सीपीसी का हमने कर दिया है। किया क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऊपर से चीजें नहीं लाई। मैं मिसाल के तौर पे आपको ये बताता हूँ कि सीपीसी में ये लिखा है कि ऑर्डर 8 रूल 1 रूल रेड विद 10 ये कहता है कि 30 दिन के अंदर अंदर जवाब देना, दावा देना आप पे लाजिम है, और अगर आप ना दें तो आपका डिफेंस स्ट्राइक आउट हो सकता है, या आपके खिलाफ केस डिग्री भी हो सकता है, और एक तरफा शहादत के लिए भी रखा जा सकता है। ठीक है, प्रैक्टिकली क्या होता है, आखिरी मौका, कतई आखिरी मौका, हर जाने के साथ मौका, दैट मीन्स नथिंग। दिस इज अब्सर्ड। हमने कहा नहीं, ये जहां जहां पे मे है ये तो शैल हो जाएगा, और अगर आपने लिखा तो 30 दिन मीन्स 30 दिन। आप 17-3 लगाइए, लोगों की एविडेंस क्लोज करें, हर बार ऊपर जाके फिर ये थैंक्स टू जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, वो हमेशा ही फिर मौका दे देते हैं। ये सारी डिले की कॉजेज हैं। एक तो बात यह है कि हमने जहां जहां पे प्रोविजंस को स्ट्रिंजेंट कर दिया। दूसरा, सीपीसी के अंदर कुछ चीजें थी, और वंस अपॉन अ टाइम जब हमने वकालत शुरू की तो टेस्ट बड़ा जबरदस्त होता था और चैलेंज बड़ा था, क्योंकि एज ए यंग लॉयर वकालत शुरू की तो हमारे अपोनेंट काउंसिल कौन, मलिक कयूम साहब, अमीर आलम खान साहब, साकिब निसार साहब, अजमत सईद साहब, नजमुल हसन काजमी साहब, अहमद वहीद खान साहब, अब्दुल अजीज साहब, हकम कुरैशी साहब, ब्रिलियंट लॉयर्स। और क्या कोर्ट के अंदर भी लर्निंग का माहौल होता था, एक दूसरे से सीखा करते थे। और जजेस, आज मुझे कहने दीजिए, वो जो सिविल जजेस थे उनके कैलिबर के अब हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हैं ही नहीं, नापैद हो गए। एक 6-17 पे भी बहस करते थे तो बड़ी मेहनत के साथ होती थी, लेकिन कुछ काम करते थे। अभी मैं खुद एक बहुत बड़े बाप का बेटा हूं, मैं तो बड़ा मामूली सा आदमी हूं जो टावरिंग पर्सनैलिटी और बड़े वकील हुए हैं। मैं उनकी कभी कभी फाइल देखता हूं तो मुझे लगता है मुझे वकालत सारी उम्र आएगी ही नहीं। हमें भी लोग बड़ा वकील समझते हैं, हम कुछ भी नहीं है जितना वो लोग मेहनत करते थे। तो सीपीसी में ये प्रोविजन मौजूद है कि आप एडमिशन डिनाइल्स करा सकते हो, आप प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स करा सकते हो इनिशियल स्टेज के ऊपर, और जो इश्यूज की डेट थी ये डेट ऑफ हियरिंग हुआ करती थी। अब क्या है, मैं जवाब दावे में जितने प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शंस ले लेता हूं वो सारे इश्यूज बन जाएंगे, और फाइल लिखा होगा वेदर द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू द रिलीफ क्लेम फॉर और रिलीफ। ये क्या है, आप केस को समझने की कोशिश ही नहीं करते और जजेस अंदर बैठ के इश्यूज फ्रेम कर देते हैं, और लॉयर्स का कोई रोल ही नहीं है। हमने ये कर दिया है कि कुछ होमवर्क अब जजेस को करना है, कुछ होमवर्क वकला को करना है। जज को हमने कोर्ट का जज नहीं रहने दिया, उनको हम मैनेजर बनाना चाह रहे हैं। वो क्या करेंगे, हमने कुछ फॉर्म्स डिवाइस किए। जब मैं हम की बात कर रहा हूं तो ये सारी की सारी चीजें हाई कोर्ट की वेब पे मौजूद हैं मेरी, आप अपनी भी वेबसाइट पढ़ लीजिए। ये सारी अमेंडमेंट्स हम ओपन रखी हुई हैं, क्योंकि इंशाल्लाह 23 दिसंबर को फुल कोर्ट
होने जा रही है और ये अमेंडमेंट्स अप्रूव होकर एक नई सीपीसी हम आपको देने जा रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐड करना तो प्लीज ऐड करें, हम अकेले कुल नहीं है उसमें। हम कर लिए जी, ओपन किया हमने, एडवर्टाइज किया, कोई जवाब नहीं देता। यहाँ पे लोगों को तकरीर करने का शौक है, बिलीव करें कि लोग सच मुझे, मैं आपको अब कहता हूँ, मैं आपको ऑफिशियली ये कह रहा हूँ, प्लीज आपके पास कोई तजवीज इसके ऊपर है मुझे दीजिए, मैं कमेटी के पास लेके जाऊंगा, हम डिस्कस करेंगे। हम अभी मैं 3 दिन पहले हाईकोर्ट के 24 सिविल साइड पे जज काम करने वाले उनके पास बैठे भी ऐसी बातें ही कर रहा था। हमने उनसे तजवीज ले रहे हैं, हमने क्योंकि एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, आप अपना हिस्सा क्यों ना डालें। आप भी कर दिए ना जी, मैंने सर कर दिए ना, मैंने आपको कहा है सर, आप प्लीज देखें, आप लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पे आज ही जाइए, वहां पे ये मौजूद है पूरा पैकेज। दूसरा मैं आपको अपनी वेबसाइट दे रहा हूँ zklawAssociates.com, zklawAssociates.com, आप जाइए, सिविल प्रोसीजर कोड की अमेंडमेंट का पूरा पैकेज उसके ऊपर पड़ा है, आप प्लीज। और मैं आपको खुद ये कह रहा हूँ, आपको किसी चीफ जस्टिस को कहने की जरूरत नहीं है, आई रिप्रेजेंट द कम्युनिटी, आई रिप्रेजेंट हाई कोर्ट। आप मुझे दें, मैं आपकी हर अमेंडमेंट हम डिस्कस करेंगे, आपको बुला के सामने बिठाऊंगा मैं कमेटी के, ये बड़ा काम होने जा रहा है। लेकिन मैं आपको तारुफ जरूर कराना चाह रहा हूँ सर, वो ये है कि आपने वो फॉर्म्स हमने डिवाइस किया, आपने भरने हैं कि आप इनिशियल स्टेज के ऊपर सारी प्रोडक्शन डिनाइल्स हो जाएंगी, डॉक्यूमेंट्स जितने आने हैं फाइल पे आ जाएंगे, जितनी अमेंडमेंट्स हैं अगर आपने करवानी है उसी स्टेज पे हो जाएगी, ऑर्डर 1 रूल 10 को पार्टीज बननी है उसी स्टेज पे हो जाएंगी, उसके बाद कोई मिसलेनियस एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं करनी है, हम इनिशियल स्टेज पे ये करने जा रहे हैं। और दूसरी बात सर मैं बताता हूँ, दूसरी बात ये कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, या मसलन आप दावे की कॉपी देते हो, उसके साथ लगे हुए जितने एनेक्शर्स हैं कोई कॉपी नहीं देता, हमने मैंडेटरी कर दिया सीपीसी में कि देनी पड़ेगी। और जवाब दावे की कोई कॉपी नहीं देता, और आपकी जवाब दरखास्त की और डॉक्यूमेंट्स की कोई, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, अगर नहीं करेंगे तो इसकी पीनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और हमने कॉस्ट भी आर स्टेज पे लगा दिए हैं। ये क्या बात हुई, कोर्ट में आप फाइल कर रहे हो तो दूसरी पार्टी को कॉपी भी नहीं दे रही, ये करना पड़ेगा। फिर हम जब ये फॉर्म भर के जाएंगे, ये केस मैनेजमेंट फॉर्म, तो हम जज साहब के सामने जाएंगे, उनके सामने एक चेक लिस्ट है, और वो फॉर्म हमारी मौजूदगी में, ये डेट ऑफ हियरिंग होगी, इस दिन इश्यूज फ्रेम होने हैं, और जज साहब उस दिन जब इश्यूज फ्रेम करेंगे, हमने पूरा एक ऑर्डर 9A नया लगाया और 9B ADR के बारे में लगाया, उसमें मैनेजमेंट पे ये लगाया कि वो पार्टीज को ये कहेंगे कि आप मुझे सजेस्ट करें कि इसके अंदर अब रियल पॉइंट्स इन कंट्रोवर्सी क्या हैं, हमसे भी रिटर्न भी इश्यूज ले लेंगे, और हमारी मौजूदगी में इश्यूज फ्रेम होंगे, और फ्रेम होने के बाद एक और डेट रखी जाएगी जिस दिन लिस्ट ऑफ विटनेसेस फाइल करनी है, वो 7 दिन बाद की। अभी ऐसा होता है कि प्रैक्टिकली फाइल ही अंदर पड़ी है, आपने जाके लिस्ट फाइल कर दी, साथ साथ हमने कुछ चीज़ें गलत थी, मसलन ऑर्डर 16 रूल 1 के ऊपर ये जो जजमेंट मियां साकिब निसार साहब की, मैं उनका बड़ा मदाह हूँ, वो उनको सीपीसी बहुत आती है, वो हमारे बड़े भाई भी हैं और उस्ताद भी हैं, यहाँ पे इकट्ठे काम भी किया हुआ, लेकिन एक जजमेंट थी मेरे ख्याल से वो मेरी अकल के करीब नहीं थी कि, और वो आई इसलिए कि अमेंडमेंट 2012 में गलत हो गई थी, और वो अमेंडमेंट ये कह रही थी कि अगर जो गवाहों की लिस्ट में आपने गवाह नहीं दिया, आप जुबानी शहादत भी नहीं करा सकते, साथ भी नहीं ला सकते, ये गलत थी, हमने उड़ा दी है, ये नहीं होगा। लेकिन आप एक लिस्ट ऑफ विटनेसेस दाखिल करोगे, उसके बाद जज साहब 2 काम करेंगे। यहाँ पे मेरी ADR आ रही है, वो ये है कि कोर्ट कहेगी कि हम आपसे एक कंटिन्यूस ट्रायल की डेट रखने जा रहे हैं, और वो डेट भले 3-4 महीने बाद की होगी, लेकिन जिस दिन डेट होगी हमारी मर्जी से लॉयर से पूछ के रखी जाएगी, और उस दिन के बाद कोई एडजर्नमेंट नहीं होगी, डे टू डे ट्रायल कंटिन्यूस होगा। ये बेशक 3 दिन लगे, 5 लगे, 10, वो केस खत्म जब तक नहीं होगा दूसरा केस नहीं। और उसके बाद जिस दिन आपके आर्गुमेंट्स होंगे, हमने एक और मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कर दी है कि आपको अपना स्केलेटन ऑफ आर्गुमेंट्स दाखिल करना है, हर वकील के लिए लाजमी है, रिटर्न फॉर्म में आप देंगे, हमने रिटर्न आर्गुमेंट्स नहीं, स्केलेटन दाखिल करना है। अब इसका क्या फायदा, एक तो ये है कि जज साहब को भी जजमेंट लिखने में आसानी है, लेकिन उनको एक मुश्किल में डाल दिया हमने, क्यों कि यहाँ पे बड़ा कन्वीनियंटली मैंने जो जजमेंट्स राय किए हैं, या लॉ वो उसका जिक्र ही नहीं करते, मेरे हक में भी जजमेंट होती है, मैं उसे डिफेंड ही नहीं कर सकता, तो जज साहब के लिए लाजमी हो गया कि वो डील करेंगे, क्योंकि रिटर्न स्केलेटन ऑफ आर्गूमेंट्स हम दाखिल कर रहे हैं, ये वलायत में भी होता है, यहाँ पे भी हम कर रहे हैं। और उसके बाद 7 दिन बाद की जज साहब पेशी लगाएंगे, और उस दिन उन्होंने लाजमी जजमेंट ओपन कोर्ट में अनाउंस करनी है, 7वें से 8वां दिन नहीं होगा, ये नहीं होगा 2-2 महीने बहस सुन के फैसला नहीं होगा, ये उनको भी करके खानी पड़ेगी। और जजमेंट की और डिग्री की कॉपी सर्टिफाइड आपको मुफ्त में साथ ही मिलेगी, जैसे कि बाकी डिपार्टमेंट्स में होता है, यहाँ भी मिलेगी, अप्लाई करने की जरूरत नहीं है।
फिर बैंकिंग साइड से जैसा ऑटोमेटिक कन्वर्जन ऑफ डिग्री इनटू एक्सिक्यूशन है, ये भी यहाँ पे भी हो जाएगी, खुद ब खुद इजरा में कन्वर्ट हो जाएगी। हमने ऑर्डर 21 पे बहुत लंबा काम किया है, क्योंकि लोगों से सिक्योरिटीज लेनी है, अगर उनको कल को एक्सिक्यूट ही नहीं होना तो बेकार है, वो भी कर लिया। और अपील वाली अदालत में जब आप जाएंगे तो अपील वाली अदालत में नीचे से रिकॉर्ड खुद ब खुद जाएगा और वो उसी वक्त उसको कोर्ट भिजवाएगी, और आपको तामील करवाने की जरूरत नहीं है। एपलेट कोर्ट नीचे वाली कोर्ट को डायरेक्ट करेगी एक्सिक्यूटिंग कोर्ट में कि जी इन पार्टीज को ऊपर भेज दें, कोई वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं। फिर हमने ये किया कि ये जो लंबी लंबी जजमेंट्स हैं इनको लिखने का रिवाज खत्म हुआ, हम तो इसके कुछ वो भी बना रहे हैं टेम्पलेट्स भी, लेकिन अपील वाली अदालत के लिए तो हमने अमेंडमेंट कर दी सीपीसी में कि अगर नीचे वाली ये जजमेंट कायम रहे तो उनको रीजंस देने की जरूरत नहीं है, अगर वो उसको अपसाइड डाउन कर रहे हैं तो फिर रीजनिंग देंगे, ताकि चीजें सिंप्लीफाई हों, ये भी इसके अंदर लाएं। और साथ साथ मैं आपको बताऊं, ये जो सर्विस का प्रोसेस है कि तामील नहीं होती, हम इसमें एक ला रहे हैं कि आपको सारा ये जो सर्विंग एजेंसीज हैं इनकी हम हेल्प लेंगे, ये टीसीएस वगैरह हैं, आप उनसे करवा लें वन टाइम तलबाना, मसलन 1000 रुपया जमा करा दिया, अदम अदायगी तलबाने पे कोई दावा नहीं उड़ेगा, और उनकी फिर जिम्मेदारी है। और हम ये अखबार इश्तिहार भी, ये रोजनामा कहकशां वगैरह जो इस तरह के जिनको कोई पढ़ता ही नहीं उनमें इश्तिहार नहीं आएगा, सिर्फ नेशनल सर्कुलेशन के जो डेलीज हैं उन पे आएगा, और उसके लिए भी एक ही फी होगी। ये नहीं है कि जी एक अखबार में क्योंकि इश्तिहार ही 10,000 का आता तो उसमें क्यों आए, लिहाजा ये नेशनल डेलीज के अंदर आएगा और हाई कोर्ट नोटिफाई करेगा कि ये नेशनल डेलीज हैं, और ये तमील का प्रोसेस भी इस तरह से बड़ा सिंप्लीफाई और अच्छा हो जाएगा और लोगों की तमील होगी। हम साथ ये सर्विंग एजेंसी के अंदर ला रहे हैं कि लोगों को मोबाइल फोन्स हमने ऑलरेडी दे दिए हैं, और इसके ऊपर पता लगेगा कि प्रोसेस सर्वर वहां पे गया, जो कि अभी मॉनिटर होना शुरू हो गया लाहौर में, ये मॉडल इंप्लीमेंट ऑलरेडी हो गया है कि पता लगे ये नहीं है घर बैठ के जी तमील करवा दी। इसको इन प्रोसेस को बेहतर करने की हमने जो है कोशिश की है। अब एक बात मैं भूल गया और वो बहुत जरूरी है कि जिस वक्त जज साहब कंटिन्यूस ट्रायल की डेट लगाएंगे उससे पहले वो कहेंगे कि जी मीनवाइल तुम हमारी जो मीडिएशन कोर्ट है उसके अंदर चले जाओ, और वो अब हम मैंडेटरी रेफरल करवा रहे हैं 89A में भी और रूल्स में भी कि आप चले जाएं, मानना जरूरी नहीं है, जाना जरूरी है। अगर आपका केस 1 महीने में सेटल हो गया तो वापस कोर्ट में आएगा, और अब इसकी एक्सिक्यूशन किस तरह होती है अभी भी ऐसे हो रही है, ये हमारा मॉडल ऐसे ही काम कर रहा है कि आपने ऑर्डर 23 पड़ा हुआ है कि किसी स्टेज पे अगर मैं कोई कंप्रोमाइज कर लूं तो कोर्ट इज बाउंड टू पास ए डिग्री इन अकॉर्डेंस विद दैट कंप्रोमाइज अनलेस इट इज अनलॉफुल अनकॉन्शियसबल, तो फिर नहीं हो सकता। अभी भी वो कोर्ट ये करती है कि वापस उसी कोर्ट ने जिसने मैटर रेफर किया था फाइनल जजमेंट या ऑर्डर उन्होंने पास करना है, तभी भी ये होगा कि 1 महीने में या डिसाइड हो जाएगा, अगर डिसाइड नहीं हुआ तो रिपोर्ट करेंगे, नहीं हुआ तो ट्रायल तो कंटिन्यूस होना ही है। अब देखिए कि इस सारे सिस्टम में अगर आधे केस भी निकल गए तो बाकी के आधे जब रह गए, तो ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है कि जब आपने ये वाला अमेंडमेंट्स भी कर ली तो फिर कोर्टें डिलीवर करना शुरू कर देंगी, तो हमारी वकालत जो है ना वो लोग कहेंगे जी हाँ जी मैंने वकील किया था, ये सिस्टम ने मुझे कुछ दिया और इस सिस्टम में फायदा हुआ, इसमें हमें फायदा ही फायदा है। और अब लॉयर्स एक सवाल मेरे से पूछते हैं और वो मैं उसका जवाब जरूर देना चाहता हूँ। वो मुझे कहते हैं यू वांट टू पुट मी आउट ऑफ बिजनेस। मैंने उनको कहा यार बात नहीं है कि आउट ऑफ बिजनेस नहीं पुट कर रहा हूँ, मैं आपको 2 बातें बताता हूँ। ये आप आज बार काउंसिल के रूल्स पढ़ेंगे जाके, जिन लोगों के जहन में भी ये सवाल है, मुझे ये अलाउड नहीं है कि मैं लोगों के साथ जिस तरह इंग्लैंड और अमेरिका है कि सोलिसिटिंग करूं और मैं लोगों के साथ कंटिजेंसी बेसिस के ऊपर फी लूं, मुझे अलाउड नहीं है। वहां पे कहते हैं जस्ट इन्फॉर्म पे मी नथिंग, और वहां पे एम्बुलेंस चेजर लॉयर्स जाके पार्टनरशिप कर लेते हैं, इतना हिस्सा तुम्हारा इतना मेरा। मेरे बार काउंसिल के रूल्स ये अलाउ नहीं करते। मुझे फी मिलती है अप फ्रंट, जब मुझे पूरी फी मिल चुकी हुई है तो मेरा वो मुकदमा अगर मेरे चेंबर के अंदर 10 साल पड़ा रहे, मेरे किस काम का, मेरे किसी काम का नहीं। अगर वो जल्दी डिसाइड हो जाएगा तो इसमें मुझे फायदा ही फायदा है। एक तो ये बात। सेकेंडली ये है कि अब एक नई स्पीशी ऑफ लॉयर्स डेवलप हो रही है, और ये आपके लिए खुशखबरी है कि पूरी दुनिया में मीडिएटर होने के लिए लॉयर होना जरूरी नहीं है। नॉन लॉयर्स जो हैं वो बेशुमार मीडिएटर्स हैं। मेरे चैम्बर का जो मॉडल चल रहा है लाहौर चैम्बर में, वहां पे मेरे पास 42 मीडिएटर्स हैं, उनमें से सिर्फ 18 लॉयर्स हैं, और वो बड़ा सक्सेसफुली रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि किसी एक मामले में एक आर्किटेक्ट या फाइनेंशियल एक्सपर्ट बेहतर मीडिएटर हो सकता है क्योंकि उसने फैसला तो देना ही नहीं। लेकिन फिर भी दुनिया में रेशो ये है कि 80% कामयाब मीडिएटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर लॉयर्स। तो आप ये क्यों नहीं नई चीज पढ़ते? आप लॉ स्कूल में पढ़े, अगर तब नहीं आपने पढ़ी, बाय वे ऑफ कंटिन्यूइंग लीगल एजुकेशन पढ़े। ये बार काउंसिलें ट्रेन क्यों नहीं करती? अब मुझे लोग कहते हैं जी वकीलों की
जो है ना कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हो रही। मैंने कहा जी मैं क्या करूं, बात ये है कि ये एक सिस्टम है, मैं अकेला नहीं हूं। मसलन हम 7 लोग मिलकर लोगों को, मास्टर ट्रेनर हैं, एक्रेडिटेड मीडिएटर्स हैं जो अमेरिका इंग्लैंड वगैरह से लेके आए हैं और हमें लाइसेंस मिला है, हम लोगों को इंटरनेशनल लेवल का एक एक्रेडिटेशन देते हैं, फेल भी करते हैं और उनकी ट्रेनिंग भी करते हैं। अब उसके ऊपर ये मुफ्त तो नहीं है ना, कुछ पैसे तो खर्च होते हैं ना, ये चीज़ों के कुछ पैसे तो खर्च होते हैं, वो बहुत ज़्यादा ना सी, लेकिन यहाँ तो पैसे देने का तो रिवाज ही नहीं है। हम लोगों ने सीखा पता नहीं कितना, जो कोर्स मैं बुनियादी तौर पे लोगों को अभी जजेस को ऑफर हम कर रहे हैं और हाई कोर्ट बड़े, उनको मेरा ख्याल है शायद 35,000 रुपए में एक कोर्स हो रहा है एक का, जो हाई कोर्ट दे आर फुटिंग द बिल। यही कोर्स 14 लाख रुपए में इंग्लैंड के अंदर मैंने किया हुआ है, ये चीफ जस्टिस ने किया हुआ है। और इसके बाद जो अगली स्टेजेस में पता नहीं कितने पैसे लगे होंगे, ये मैं सिर्फ फी बता रहा हूँ, वहां रहने के पैसे लगे हैं। अब आप बार के अंदर एक अमाउंट है 50,000 रुपया खर्च हो जाता है जी। अभी ये टैक्स बार वाले मुझे कह रहे थे, उनके फोरम से कुछ लोगों को हम ट्रेनिंग देने जा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स हैं वो तो एस्टेब्लिश लोग, वो अपने यंग लॉयर्स को खुद कर देंगे सपोर्ट, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आ जाएंगे, कोई लॉयर्स आ जाएंगे, हम उनको ट्रेन करेंगे, हमें ट्रेनिंग में कोई वो नहीं है ममानत। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो जजेज है ना, ये मैं आपको एक बात पते की बताता हूँ और आपस की बात है, क्योंकि मैं इनमें आजकल बहुत बैठता उठता हूँ, कोई मेरे ख्याल कोई 7 कमेटी को तो मेंबर हूँ तो पास बैठता हूँ। आप बिलीव करें कि हमारे से उधर ज्यादा डिटेरियरेशन हो गई हुई है। लेकिन वो जज साहबान एक बात बार बार कहते हैं, वो कहते हैं यार हम तो जो भी फैसला करते हैं लिख के करते हैं, तुम जुबानी गुफ्तगू करते हो, बार का रिस्पॉन्स पढ़ा लिखा नहीं है। ये तो जहाद है ना, ये ऐसे बच्चे हैं, ये आके लगे हुए हैं, ये काम कर रहे हैं, हम भी पागल हैं, बॉय स्काउट हैं, लगे रहते हैं जी पढ़ने लिखने। यहाँ पे पढ़ने लिखने का हमारे रिवाज ही नहीं है। हम जुलूस बहुत जल्दी निकाल लेंगे, हड़ताल कर देंगे जी, डीसी दी लड़ाई होगी, ये तो कर दो। हमने कभी पढ़ा लिखा रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए वो हमारे पे चढ़ गए। हमें हक हासिल है कि हम उनकी जजमेंट, पब्लिक प्रॉपर्टी क्यों क्रिटिसाइज ना करें। नई लेजिस्लेशन हो रही है, हम क्यों कंट्रीब्यूट ना करें। कोई लेजिस्लेशन है नहीं, हम उसको क्यों ना करें, यूं ना यूं कर लो। और उसके बाद हम खुद क्यों नहीं पढ़ना, लोगों को पढ़ने के लिए कह दो, कहते हैं जी मैंने साहब बांधा है। ये मुझे अक्सर जजेस भी कह देते हैं। अगले दिन ही जी कोई 35 डिस्ट्रिक्ट जजेस बैठे हुए थे, वो कहते हैं सब ठीक है। मैंने कहा यार अगर ये सब ठीक है ना, मुझे ये बताओ ये मिलिट्री कोर्ट क्यों बनी है। दिस इज लाइक एग ऑन माई फेस एंड एग ऑन योर फेस ऑल्सो। हमारा सिस्टम डिलीवर नहीं कर रहा, ये ठीक नहीं है। मसलन मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। आप हैं डॉक्टर, अच्छा चले जी, अच्छा जी चले, मैं अच्छा जी हम जरा इस पे ना आप मेरे साथ चलें। ये वो छोटा सा है चले, लेकिन देखिए बात ये है कि ये मैं आपको पिछली तस्वीर दिखाई है, ये मैं लोगों को एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये आप देखिए, ये देयर आर लॉन्ग क्यूज, पीपल आर वेटिंग फॉर मंथ्स एंड years and days and weeks for their cases। बारी आती कोई नहीं। ये इससे पिछली जो स्लाइड है मेरी, उसमें मैंने आपको जो बताया कि जी ये कोई ओबामा फैमिली नहीं है, ये पाकिस्तान का लीगल सिस्टम है, इस पे इतने केसेस का आपने बोझ डाल दिया, ठीक है। अब आप ये देखें कि ये जो फिनोमेना है ये एक हर जगह है। लोअर कोर्ट्स हैं, हायर कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे चलते हैं जी। अब ये है कि जो डिले है ना, ये लोगों का एतमाद जो है ना वो खो जाता है सिस्टम पे। लोग खुश नहीं है। आप किसी से पूछ रहे हैं हमारे लीगल सिस्टम से, कोई खुश नहीं है। जब उनसे खुश नहीं है तो हम भी उसी का हिस्सा है, वो बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि वर्डिक्ट बहुत, उनकी लाइफ्स डिस्टर्ब होती हैं। और एक बात और कहूँ, ये डिसइंसेंटिव है टू एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। मसलन अगर एक बाहर से कंपनी मल्टीनेशनल है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आई है, तो वो देखेगी कि अगर हमारा डिस्प्यूट हो गया तो किस मुल्क का सिस्टम ऐसा है जो मुझे रिलीफ दे देगा, वो उस मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे, बजाय कि ऐसे मुल्क में इन्वेस्ट करें जहाँ पे झगड़ा हो जाए तो डिसाइड ही नहीं होता। तो ये भी एक एडमिटेड बात है। अब मैंने एक कैलकुलेशन की है, और वो कैलकुलेशन, ये बड़ा एक हमारा स्ट्रॉन्ग सर्वे है, ये पूरे पाकिस्तान में हमने होल्ड किया कि 320 साल लगेंगे अगर जिस तरह हम चल रहे हैं ना, इस तरह ही चलते रहे। ये जो केसेस पेंडिंग है नीचे से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, 320 साल लगेंगे इनको फैसला करने के लिए। ये है सिचुएशन जिसमें हम जी रहे हैं। अब ये एक प्रोवर्ब है, ये इंडियन प्रोवर्ब है, मैंने ये कॉपी की थी। ये कहते हैं कि अगर आप दुआ मांगें कि अगर आपने, इफ यू वांट टू गो टू वॉर, आप 1 घंटा दुआ मांगे। अगर आपने समंदर में जाना है तो आप 2 घंटे दुआ मांगे। शादी कराने लगे तो 3 घंटे पहले दुआ मांगे। और अगर आपने कोर्ट में जाना तो 4 घंटे पहले दुआ मांगो कि अल्लाह भलाई करे। ये एक इंडियन प्रोवर्ब है। आगे चलें।
डिलेज की वजह से मैंने आपको बताया कि ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा डिसइंसेंटिव है। एक पॉसिबल सोल्यूशन ये है कि एक नया सिस्टम जो है वो डिवाइस किया जाए जो कि विद इन दिस सिस्टम है। उसके बारे में ये लीगल ओपिनियन लीडर्स ने एक इंटरनेशनली राय कायम की, पाकिस्तान में भी ये राय कायम होगी कि हमारा सिस्टम चोक हो गया है, कोई सिस्टम हमें जरूर डिवाइस करना चाहिए। आगे चलते हैं जी। एडीआर क्या है? अब यह है कि मैंने आपको बताया कि जो फैसला है उसमें एडजुडिकेशन होती है, फैसला होता है, फिर अपील होती है, फिर अपील होती है, विनर लूजर होते हैं। मेरा जो सिस्टम है इसमें विनर लूजर कोई नहीं। मैं आपको एक आसानी से मीडिएशन के बारे में बड़ी मिसाल ऐसी देता हूं कि आपको आसानी से समझ आ जाए मीडिएशन होती क्या है। देखिए, फर्ज करें कि ये अपना मोबाइल दिखाइए, ये मोबाइल है जी, ये मोबाइल है। ये आमना के पास ये जो मोबाइल है, ये इन्होंने जिस कंपनी ने ये मोबाइल बनाया है, इसके पूरे पाकिस्तान के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स जो है ना वो आमना के पास है कि इन्होंने इनको बेच के, और कॉन्ट्रैक्ट ये है कि 1 महीने में ये हिसाब किताब कर लेंगे, 1 महीने का वो ब्रीदिंग पीरियड है कि ये बेच दें और पैसे दे दें। हुआ ये कि एक वक्त ऐसा आया कि 10 करोड़ रुपया वाजिबुल अदा इनके जिम्मे हो गया है। अब इन्होंने फर्ज करें पाकिस्तान के लिए इनको एजेंसी दी हुई थी, ये माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं। अब इन्होंने कहा कि जी मेरे पैसे तो, इन्होंने कहा जी मेरे पास तो कोई नहीं है। अब ये क्या करेंगे, मेरे लीगल सिस्टम में आ गया, एक वकील करेंगे, हाई प्रोफाइल वकील कर लिया, उसको फी देंगे, कोर्ट फी लगाएंगे, अदालत जाएंगे, तमीलें होंगी, फिर ये भी एक वकील कर लेंगी, फिर ये केस चलेगा, फिर उसके बाद जजमेंट आई, अपील दर अपील, ये है सिस्टम। और जब अगर ये 14-15 साल में, अब मैंने टाइम लाइन निकाली है कि यहाँ पे आम सिविल केस की जो टाइम लाइन आ रही है जी वो 11 साल आ रही है, और जो क्रिमिनल केस है उसकी आ रही है कुछ 7 साल। अब उसके बाद इनको ये पैसे फर्ज करें आपको मिल जाते हैं, तो ये पैसे की वैल्यू क्या रहेगी जी उतनी देर में, और इतनी महंगाई में आपको कोई इसका ऊपर वो भी नहीं मिलना, इंसेंटिव भी नहीं मिलना, और हो सकता है कि ये रुइन हो जाए और आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको जेल में करा दें, आपको पैसे नहीं मिले तो। लेकिन इतनी देर अदालत की दीवारें भी पैसे मांगती हैं, आपका भी नुकसान हो गया, इनका भी नुकसान हो गया। एंड ऑफ द डे यू आर नॉट हैप्पी, शी इज़ नॉट हैप्पी, और बिजनेस रिलेशनशिप भी टूट गया। अब मैं एक मीडिएटर हूँ, बैठा हूँ, मैं एक्रेडिटेड मीडिएटर हूँ, मैं चेंबर में हूँ, आप मेरे पास आ गए। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 कमरे हैं, एक के अंदर इनको बिठा लिया, एक में इनको बिठा लिया, और एक है कॉमन रूम। मैं सबसे पहले इनको आके बताता हूँ कि मेरा सिस्टम क्या, इंट्रोडक्शन करा लेता हूँ। उसके बाद इनसे मैंने पूछा जी क्या मामला है, ये कहेंगे जी ये इनवाइसेज हैं, इन्होंने मेरे पैसे देने हैं, ये 10 करोड़ है। सिंपल, मैंने इनकी बात सुन ली, और ये सुन के मैं इनके पास चला गया। मैं इनको कहूँगा जी आपने पैसे देने, ये मुझे कहेंगे हाँ मैंने पैसे तो देने हैं, मैं फैसला कोई नहीं कर रहा, आप क्यों नहीं दे रही पैसे। उन्होंने कहा जी मेरे को बिजनेस लॉसेज हो गए हैं। मैं कहूँगा जी आपके ख्याल में कैसे देने चाहिए, ये यही सजेशन दे रही हैं। कहते हैं जी इनको कहें किस्तें कर लें ये कोई, और बिजनेस रिलेशनशिप ना तोड़ें, करंट में साथ साथ देते रहूंगी पैसे, और जो आइंदा है ना उनकी कोई हम इंस्टॉलमेंट्स कर लेते हैं। मैं इनसे पूछता हूँ आपके जहन में कितनी इंस्टॉलमेंट है, ये कहते हैं जी मेरे जहन में ये इंस्टॉलमेंट है, जो पुराने पैसे जो ना वो 5 लाख रुपया वो लेते रहें और बाकी ये लेते रहें। अच्छा, इनकी ये बात सुन के इन दोनों को मैंने इकट्ठे बिठा लिया। इनको कहा जी ये कह रहे हैं, ये कहेंगे नहीं नहीं जी ये तो मेरे सारे पैसे ही टूट गए। अच्छा, ये खुद ही सेटल करके कहेंगे चलो जी पुराने जो है ना 20 लाख रुपए पुराने देते रहो, करंट बिजनेस भी चलता रहे। अब इन्होंने जो ये राजीनामा किया ना, इन्होंने लिखा मैंने बतौर विटनेस के साइन किया, मेरा कोई डिसीजन नहीं है, मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, और ये कोर्ट में चला गया, रूल ऑफ द कोर्ट बन गया। अब बिजनेस रिलेशनशिप बच गया, विन विन सिचुएशन फॉर बोथ ऑफ यू, कोई अपील नहीं, कुछ नहीं है, अमेजिंग सिस्टम, दिस इज इट। कुरान पाक में लिखा सुलहुल खैर, और कि दोनों फरीकों का झगड़ा हो जाए, ये हमारे कुरान के भी करीब है कि जी आप क्यों नहीं सुलह कराने की कोशिश करते। तो बिलीव यू मी, ये अमेजिंग फिनोमेना है कि इसको हमने जब ट्राई किया, तो अभी ये मेरा एक, आपको मैं सबको दावत दूंगा कि लाहौर में मेरे जो सेंटर बना हुआ है आप जरूर इनको जाके देखें। ये आपको पता है ये जिधर स्पेशल कोर्ट्स हैं उसके ऊपर मेरे 3 मीडिएशन सेंटर काम कर रहे हैं इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर, जो हैं टोटल हर डिस्ट्रिक्ट में एक है। हम बढ़ाने जा रहे हैं इंशाल्लाह 9 दिसंबर को, इट इज़ गोइंग टू बी अ मेगा इवेंट। हम हर जगह कम से कम 2 आएंगे क्योंकि कामयाबी ही बड़ी फैंटास्टिक है, 85% सक्सेस रेशो। हमने एक क्लास ऑफ केसेस सिलेक्ट किए थे और मैंने जजेस को वहां बिठाया। अब जजेस को क्यों बिठाया ये सवाल पूछें। जज को इसलिए बिठाया है कि ये पहली बात ये है कि जज को अभी भी मुआशरे में जो सामने बैठा हुआ ना, लोग इज्जत की निगाह से देखते हैं कि जी इसका इंटरेस्ट दोनों में नहीं है। ये कोई अभी भी कोई बात सजेस्ट करे ना तो लोग उसकी करते हैं। और वही जज जब एक कैजुअल माहौल में, वहाँ पे ये ऑफ वाइट कलर मैंने ख़त्म कर दिया, वहाँ पे आप कैजुअल सेटिंग में एक ड्राइंग रूम की तरह बैठे हैं, वो आपको चाय भी पिला रहा है, ठंडा भी पिला रहा है, बुके भी लगा हुआ है, आपकी बात सुन रहा है। वो कहते हैं ये जज तो बड़ा चंगा आदमी है, तो बुढ़ी बहुत अच्छी जज है, तो कितनी चंगी है, सानू इत्थे बिठा ले। वो अपने दिल की बात करते हैं और जब ये फैसला हो जाता है ना
कोई पैसा नहीं लगता, इसकी फी कोई नहीं है, इसलिए मैंने कोर्ट नेक्स्ट मीडिएशन को पाकिस्तान के गरीबों के लिए इसको रिवाज दे रहे हैं। यहाँ पे गरीब जाते हैं। और आप बिलीव करें कि मैं अभी आपको डाटा देता हूँ, हमने क्लास ऑफ केसेस लिए, फैमिली नहीं है सिर्फ, इसके अंदर पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लाए, कंज्यूमर कोर्ट के केसेस हैं, इसमें आप पार्टीशन और एडमिनिस्ट्रेशन के दावे जो सारी जिंदगी खत्म ही नहीं होते बिटवीन सिबलिंग्स, वो लेके आए। अब कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस और अब मर्डर केसेस और ये सारे तरह के डिसाइड हो रहे हैं। और आप बिलीव करें कि 40 साल पुराना मुकदमा 1.5 घंटे 2 घंटे 3 घंटे के अंदर हल होता है, और लोग हाथ उठा उठा के दुआएं देते हैं सिस्टम को भी और हमें भी जो लोग कर रहे हैं। और इंशाल्लाह क़यामत वाला दिन हमारी बख्शिश इस वजह से हो जानी है, क्योंकि झगड़े बढ़ा के पैसे कमाना कौन सी बात है, और पैसे आपकी और मेरी मेहनत से मुझे मिल भी नहीं रहे। मेरे से खूबसूरत, मेरे से ज़हीन, मेरे से लायक आदमी खुदा की कसम धक्के खा रहे हैं, और ये उसकी बांट है, वो देते हैं पैसे। इसमें भी बड़े लोगों के झगड़े बढ़ा के मैं पैसे नहीं लेने। और फिर ये जो मीडिएशन के लिए लॉयर्स जा रहे हैं, अब मेरे आपके सिस्टम की सक्सेस बताऊं सर, एक ट्रांसफर एप्लीकेशन नहीं आई मेरे पूरे पंजाब में इस पूरे केस के रेफरल के खिलाफ। इसका मतलब है लोगों का ट्रस्ट है, बार का भी ट्रस्ट। जी प्लीज, जी बोले जी, प्लीज मलिक साहब। मैं अर्ज करता हूँ जी जी सर, मैं अर्ज करता हूँ आपको। देखिए, पहली बात यह है कि ये मैं पहले मैंडेटरी बैकिंग बताता हूँ, ये मेरा सिस्टम चाल कैसा रहा। आप आज जाके सेक्शन 89 ACPC का पढ़ लीजिएगा, पहले ऑर्डर 10(1)A पढ़ लीजिएगा, ये ADR का जिक्र उसके अंदर है, ये बुनियादी तौर पर मेरी पहली मैंडेटरी है। दूसरा, आप स्मॉल क्लेम्स माइनर ऑफेंसेस ऑर्डिनेंस 2002 पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर ADR है। थर्ड, फैमिली कोर्ट्स का मैंने बताया आपको। चौथा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इंसिडेंटली पंजाब का लिखा, इसका ऑथर मैं हूँ, ADR उसमें है। अभी नया कंपनीज ऑर्डिनेंस आ गया, उसके अंदर भी हमने मीडिएशन डाल दी, अभी डलवाई मैंने, ये है। और आप ये देखें कि इसके हम करते क्या हैं। अभी फिलहाल हमें 89A मैंडेटरी नहीं है, मैंने असेंबली में फेंका हुआ, और एक नया ADR एक्ट पास हुआ है, पढ़ लीजिएगा। फेडरल लेवल पे ये मेरा बनाया हुआ लॉ फेडरल गवर्नमेंट ने पास कर दिया, लेकिन ये सिर्फ इस्लामाबाद और फेडरल टेरिटरी के लिए जो है ना स्पेसिफिक है। इसको नेशनल असेंबली और सेनेट ने यूनानिमसली पास कर दिया, और वहाँ पे मैंने रूल्स भी बना दिए, और ये एप्लीकेबल इस्लामाबाद के अंदर है। मैंने पंजाब का एक एक्ट बना दिया। पंजाब गवर्नमेंट वालों ने अभी मुझे 4 रोज़ पहले बुलाया हुआ था, वो अगले असेंबली के सेशन में वो वाला एक्ट लाने जा रहे हैं। वो एक्ट ये कहता है कि तमाम सिविल केसेस और तमाम के तमाम कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस मैंडेटरी हो जाएगा कि एक दफा वो मीडिएशन में जरूर जाएंगे, एक। लेकिन एक उसमें दूसरा मॉडल भी है, वो है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। जैसे आर्बिट्रेशन क्लॉज होती है ना, अगर आपने मीडिएशन क्लॉज रखी है फिर भी ठीक, अगर नहीं रखी इवन देन अगर आप किसी सेंटर में चले जाएं, और सेंटर कौन होंगे जो रिकग्नाइज किए जाएंगे अंडर द रूल्स, और इंडिविजुअल्स भी होंगे जो मीडिएटर्स हैं, आर्बिट्रेटर्स हैं, और रेपुटेशन तो अपनी परफॉर्मेंस से अर्न कर रहे हैं ना, किसी की परफॉर्मेंस कैसी है। तो आपका केस उनके पास जाएगा, और अगर वो फैसला हो जाए तो इवन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा, और वो इसी तरह कोर्ट का एक ऑर्डर या जजमेंट और डिग्री पास करवाएंगे, और वो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये तो है रूल्स। अब आपने पूछा ADR, जब मैं ADR बात कर रहा हूँ ना, तो आर्बिट्रेशन इज वेरी मच पार्ट ऑफ ADR। मीडिएशन एक मोड है, मीडिएशन है, अर्ली न्यूट्रल वैल्यूएशन है, इसके अंदर कंसिलिएशन है, इसके अंदर आर्बिट्रेशन है, नॉन बाइंडिंग आर्बिट्रेशन है, इसमें ओम्बड स्कीम्स हैं, ये सारी की सारी जो हैं ADRs हैं। जहां पे आर्बिट्रेशन क्लॉज लगी है, नो, वो केस मीडिएशन के लिए रेफर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर पार्टीज ने बाय देयर ओन चॉइस दे हैव चोजन अनदर फोरम टू गो टू। लेकिन आर्बिट्रेशन की भी बात है, मैं साथ में क्योंकि ADR है वो भी करूंगा, मैं उस पर बहुत सीरियसली काम कर रहा हूँ। एक नया आर्बिट्रेशन एक्ट भी आप इसी वेब पे मेरी देखेंगे, मैंने बना के वो भी फेंक दिया, पंजाब गवर्नमेंट के अंडर कंसिडरेशन है। अभी का जो आर्बिट्रेशन एक्ट है ना, वो तो एक बुरा अल्टरनेटिव है कोर्ट सिस्टम के भी, क्योंकि 2-3 वजह से। पहली बात यह है कि जो भी आपका अवार्ड आता है, ये विलायत में तो यही है ना कि वो पर सी एनफोर्सेबल एट लॉ है। यहाँ तो ये अवार्ड को फिर रूल ऑफ द कोर्ट बना के फिर बैक टू स्क्वायर वन, सेक्शन 30-33 के ऑब्जेक्शन आ गए, वो तो चलता है। और उसके बाद आमतौर पर रिटायर्ड बूढ़े जजेस या
इंजीनियर लगा देते हैं हु आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, उन्होंने फैसला ही नहीं करना, वो और भी महंगी ऑप्शन है और बुरी ऑप्शन है और स्लो है। हमने नया आर्बिट्रेशन एक्ट ये बनाया है इन द नटशेल, यूनिसिट्रल मॉडल पे ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसा है कि अगर किसी ने आर्बिट्रेशन क्लॉज रख ली है तो आर्बिट्रेशन में चले गए हैं तो उसका अवार्ड पर सी एडमिसिबल अनलेस कि जुडिशियल रिव्यू कटेल्ड फॉर्म में है, कोई बिल्कुल ही ब्लंडर ना हो, तो आप हाई कोर्ट चले जाएं, लेकिन वो डिग्री फिर नहीं करवानी। एक तो उसमें बड़ी बात ये है। दूसरा सर ये है कि हमारा जो कमर्शियल आर्बिट्रेशन है वो भी मैं जिक्र कर दूं, वो हमारा पाकिस्तान क्यों हार गया और आइंदा सारे केसेस अभी हारने लगा है। हमें किसी ने मुझे अभी किसी फोरम पे बुलाया था, मैं ये बातें खुल के कहता हूं क्योंकि मुझे जज नहीं लगना और इलेक्शन नहीं लड़ना, मैं बोल्ड आदमी हूं। जरा आप ऐसी बातें कीजिएगा नहीं, वरना जबा कर देंगे आपको। बात यह है कि पाकिस्तान का आर्बिट्रेशन एक्ट जो है फेल क्यों है। आज तक 70 साल में जितनी दफा आर्बिट्रेटर अपॉइंट हुआ है वो वक्त का अटर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर या हुकूमत का अपना कोई चहीता आदमी हुआ है, या उसने अपने किसी बार गोरे को पार्टनर बना लिया और लंबी फी ले ली है और मुझे केस करवा दिया है। पहला तो यही है। लेटेस्ट अभी ये जो खबर कुरैशी ने क्या खच मारी है, मुझे बताएं। इतनी छोटी सी बात है कि एक्सेस टू अटर्नी एंड ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फिनोमेना, बेशक फौजी अदालत है तो अगर आपने वकील उनको नहीं दिया तो आप दे दो, जिनोवा ट्रायल कर लो, इस पे इतनी बड़ी फी ले गया वो। ये मसला ये हुआ कि एक ये वजह, दूसरी वजह पूछे कि ये आर्बिट्रेटर जो है ना, ये हमारी जो कोर्ट्स हैं ये जुरिस्डिक्शन यूजर्प कर लेती हैं। जितनी दफा हमारा केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, हाई कोर्ट में गया, और बेचारों ने इन्वेस्टमेंट की, आपने जुरिस्डिक्शन, उन्होंने कहा भाईजान छुट्टी, हम आपके मुल्क में नहीं रहते। अब आप देखें हमें, और फिर वो जो वकील है ना जी खास किस्म के, वो कहते हैं जी आम आदमी को ना इधर हमने एक्सेस नहीं देनी, कहीं ये आर्बिट्रेशन ना करने लग जाए, इसलिए उन्होंने दे प्ले देयर कार्ड्स वेरी क्लोज टू देयर चेस्ट, और वो आर्बिट्रेशन क्लॉज जानबूझ के लगवाते हैं। हर सूरत में आर्बिट्रेशन क्लॉज लगवाना अच्छा फिनोमेना नहीं है। मैं अपने क्लाइंट्स को एडवाइस करता हूँ, बाज़ औक़ात ये बड़ी महंगे काम है। आप कभी दुबई जाके देखें, मैं डील करता हूँ दोस्तों को, ऐसे क्लाइंट्स मेरे, वो बेचारे आपको वियाना जाना पड़ जाए, आपको जो फी भरनी पड़ती है और जितनी उनकी ट्राइब्यूनल वगैरह में पैसे देने पड़ते हैं, समझ आ जाएगी। आप हर केस में आर्बिट्रेशन क्लॉज सोचे समझे बगैर लगा दें, ये गलत। तीसरा ये है कि ये फोरम पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता। हमें वही, अगर इंटरनेशनल लेवल के आर्बिट्रेटर्स पाकिस्तान में आर्बिट्रेशन कर लें तो ये बाहर आने जाने का खर्चा बच जाएगा। हमें उस पर काम करना है, लेकिन फिर बात वहीं आती है, हमें इसकी भी ट्रेनिंग लेनी है, इसको भी पढ़ना है। कहाँ? लॉ स्कूल में पढ़ना है, बार काउंसिल में पढ़ना है, बार एसोसिएशन में पढ़ना है। इन जजेस के साथ जाके खड़े होकर कहना भाई हमें भी काम आता है, हम आपको, आप इस बात पे गलत हो। अगर ये नहीं करेंगे सर, ये यूं ही चलता रहेगा। लेकिन आपके सवाल का फिर जवाब वहीं पे है कि ये आर्बिट्रेशन क्लॉज अगर है उसको ये नेगेट नहीं करता, और मैं एडीआर की बात पूरे सीन पे कर रहा हूं, मैं सिर्फ कोर्ट नेक्स्ट आर्बिट्रेशन की बात नहीं कर रहा। मसलन मेरा चेंबर में जो एक मॉडल है, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आजकल जो इस मुल्क के अंदर जी बिजनेसमैन जो है ना, जो अगर इंडस्ट्री लगा रहा है तो वो जहाद कर रहा है, क्योंकि ये चाइना है वह खा गया सबको। उसको 17 महकमों को डील करना पड़ता है। FBI वाले कहते हैं तुमने टैक्स कम दिया, एक तो उसके बैंक से डायरेक्ट ही उसका टैक्स जो प्रिजम्पटिव टैक्स है ले लेते हैं, निकाल लेते हैं और उसको हथकड़ी लगा के जेल में डाल रहे हैं। मुझे बताएं, पाकिस्तानी होना जुर्म है? और उसका ये जुर्म है, जो टैक्स देता ही नहीं वो तो आज़ाद है, जो दे रहा है उसको आप कैद करते हो। मैंने कहा नहीं, आपकी जो मीडिएशन, आपकी ADCR कमेटी है वो ख़त्म है। अभी बूरबन के अंदर हमने बड़ी कॉन्फ्रेंस इसी पे करवाई है कि ये कमेटी आप न्यूट्रल फोरम पे चेंबर वगैरह में भेजें, आपका महकमा तो पार्टी है वो भी बैठे और लोगों से हल कर ले मसला, टैक्स इतना नहीं इतना बनता है। आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करें ना, मुश्किल क्यों पैदा करते, वो मॉडल है। तीसरा, मसालहीन का कंसेप्ट है लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस में, के इलाके के मोतबर लोग, वहां पे भी, उसके अंदर भी देखें प्रोविजन मौजूद है। हम उनकी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि बहुत सारे डिस्प्यूट तो लोकल गवर्नमेंट लेवल पे हल हो सकते हैं, अदालत में क्यों लाने हैं, वो वहां कर लें। तीसरा, अभी जहन के अंदर मेरी बात आई है और मैं आई वांट टू इट, अल्लाह करे कि पता नहीं ऐसे हालात आए, तो मेरा ये कंसिडर्ड व्यू है कि इस मुल्क में अगर आपने रियल तब्दीली लानी है तो आपको एक ईमानदार डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चाहिए, एक ईमानदार DCO चाहिए और एक ईमानदार CCPO चाहिए। है बड़ा मुश्किल काम, 3 ईमानदार हर डिस्ट्रिक्ट आदमी में तलाश करना, इतनी ज्यादा करप्शन होगी, मुश्किल है। लेकिन आप 3 ईमानदार आदमी लगा दें, आपका हर मसला जो है ना उसकी हल निकल सकता है। मसलन ये कमेटी बैठी हो और हमारी सिविल सोसाइटी के लोग बैठे हों, बार के लोग बैठे हों, और आप एक झगड़ा है, चलें जी ये पैमाइशी करनी है, फीता मारना है, वहीं पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट बैठा हो, वहीं LDA वाले बैठे हो, क्यों मसला हल नहीं होता? सुई गैस का मसला, ये जो मीटर लगवाना है या कोई बिल ज्यादा या कम है, ये अदालत का मसला है। आपका ये मीटर नहीं लग रहा बिजली का, आपका ट्रांसफार्मर नहीं लग रहा, तो ये होल रेंज ऑफ केसेस, मैं चाहता हूं कि ऐसे केसेस बाहर निकल जाएं और वो मीडिएटर्स
हमारे वकीलों में से भी अक्सरियत होंगे, हमें ये ट्रेनिंग लेनी है। जो बाकी रह जाएंगे हम अदालत में लिटिगेट करेंगे। नटशेल में तो ये बात है। अच्छा, थोड़ा सा मैं जल्दी से आपको रश थ्रू करूं क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन तो बहुत लंबी है। इट विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन क्योंकि मैं क्रेजी सा बंदा हूं, इसी पे काम कर रहा हूं। जी बताइए। जी मैं अर्ज करता हूँ आपको। असल में ये जो हमने जब भी प्रोग्राम कभी भी शुरू किया ना, पहले मैं बताऊँ, एक अल्लाह ताला भला करे, मैं तो हर लोगों का नाम ले लेता हूँ। मुझे फलक शेर साहब थे, वो हर तरह की तरक्की के दुश्मन थे। उन्होंने एक प्रोजेक्ट को शेल्फ कर दिया और लोगों को सजा दे दी। जितना भी करना चाह रहे थे, 4 चीफ जस्टिस का किया हुआ काम 1 साल 5 में बेहतरीन प्रोजेक्ट चल रहा था। अब हमें बड़ी देर लगी है वापस इधर आने के लिए। एनीवेज उस वक्त भी लोग ये कहते थे ये नहीं चलेगा। मैं आपको भी ये बताऊं कि एक तो होता ना कि कही हुई बात, मैं आपको कह रहा हूं कि प्रैक्टिकली हो रही है। आप ऐसा करें, ये दूर नहीं है ना। पहले आप थोड़ा टाइम तो स्पेंड कर सकते हैं, जरा मेरे मीडिएटर्स को देखें वो कर क्या रहे हैं। अभी फिलहाल आप अगर आपने पूछा ना कि मैंडेटरी बैकिंग के जरूर भेजा जाए, ऐसा अभी नहीं है। वो अभी जब इस्लामाबाद में ये लॉ आ रहा है और रूल्स बन गए, वहां है। पंजाब में जब तक 89A जो कि मैंने फेंका हुआ है और जो मीडिएशन एक्ट जो है पंजाब गवर्नमेंट पास नहीं करेगी, ये मैंडेटरी नहीं होगा। और तीसरा, हाई कोर्ट का फुल कोर्ट जो मैंने आपको बताया कि 23 दिसंबर को बैठ रहा है, उन्होंने CPC अमेंड कर दी तो रेफरल मैंडेटरी। अभी हम क्या करते हैं, ये जो जजेज है ना सारे के सारे, मैं इनको ये मोटिवेट करता हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ और ये इसी तरह से ये जा रहा है और ये कामयाब हो रहा है। वो क्या कहते हैं, पार्टीज को ये कहते हैं, एक पार्टी जाके दोनों में से कहती है कि सर हमारा मुकदमा ना आप भेज दें मीडिएशन कोर्ट में। वो जज साहब उनसे पूछते हैं, वो दूसरी पार्टी को कहते हैं कि क्या हर्ज है, ये अगर वो फैसला नहीं होगा 30 दिन में तो वापस आ जाएं, तो आपको भी ये मंजूर है कि वहां जाके कोशिश कर ली जाए। तो अक्सर लोग ये चाह रहे होते हैं। कई दफा ये होता है लोग लड़ पड़ते हैं, हमारा कल्चर ऐसा कहता है या उनको सुलह कराना होगा, यहाँ पे फोरम ही नहीं होता, तो वो लोग चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं ना, फिर उनकी ये एक्सपर्टीज है कि बिलीव करें कि उनमें से, अभी मैं आपको ये मैं आपको डाटा देता हूँ, नंबर है मेरे पास केसेस का, कि 6500 केसेस में से 85.6%, ये मेरे पूरे पंजाब का, एक मिनट मेरे रिपोर्ट आ रही है, ये डिसाइड हो गया। इतनी बड़ी सक्सेस। और ये क्लास ऑफ केसेस में बताता हूँ कौन कौन से, ये नोयत बताता हूँ मैं। इनमें इवन मर्डर के केसेस हैं, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि किसास एंड दियत ऑर्डिनेंस है ना एप्लीकेबल, लोग उसमें भी कंप्रोमाइज कर लेते हैं। इसके अंदर कंपाउंडेबल ऑफेंसेस सारे, मसलन 489F का जो केस है, एक तरफ ऑर्डर 37 का सिविल चल रहा होता है, एक तरफ 489F का क्रिमिनल चल रहा होता है। अब आप देखें कि एक गो में दोनों रिजॉल्व हो जाते हैं। लोगों को क्या जरूरत है कि किसी को अंदर थोड़ी कराना, पैसे लेने ना, वो मिल जाए, वो लोग रिजॉल्व करते हैं। ये पार्टीशन के और एडमिनिस्ट्रेशन के दावे हैं, खासतौर पे सिबलिंग्स के दरमियान जो बहन भाइयों वगैरह के झगड़े हैं, वो डिसाइड हो रहे हैं इसमें। सर इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के केसेस, खालिद भट्टी साहब यहाँ बैठे हैं, वो अकेले ट्राइब्यूनल है, वो बेचते हैं, उनके मुकदमे हो रहे हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बेशुमार केसेस हो रहे हैं, सुई गैस के केसेस, बिजली के केसेस, ये जो डिस्कोस के केसेस हैं, इस तरह के केसेस बड़े कामयाबी से रिजॉल्व हो रहे हैं। फिर फैमिली केसेस तो हो ही रहे हैं, गार्डियनशिप केसेस हैं वो हो रहे हैं, इवन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के सूट जो है वो इसके अंदर रिजॉल्व हो रहे हैं। सो होल रेंज ऑफ केसेस। अब मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी जितनी ज्यादा अब लोग कह रहे हैं कि मीडिएटर्स काम है, और लोग आके ये कहते हैं हमने अदालत में हम नहीं गए हुए, फिर भी आप हमारा मुकदमा ले लें। मैंने कहा जी मेरा सिस्टम अभी ये अलाउ नहीं करता, वक्त के बाद करेगा, हम कैसे चूक कर लें। जी वो दे दे। आप वैसे भी जज साहब को जुबानी रिक्वेस्ट, आप जुबानी रिक्वेस्ट करेंगे ना तो यू विल फाइंड ऑल द जजेस वेरी रिसेप्टिव कि मैं दूसरी पार्टी से भी पूछता हूँ। और अक्सर पार्टी चले जितने मान जाए, और मानना तो उधर भी जबरदस्ती कोई नहीं है। आपके सर एक सवाल मैं पूछ गया, वो बड़ा पर्टिनेंट है। हम जो मीडिएटर्स है ना जी, जितने मीडिएशन करते हैं इसके दौरान हम कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं, लिखा पढ़ा कुछ नहीं लेते, कोर्ट की फाइल हमारे पास होती है और पार्टी जुबानी केस बताती है, और लीगल आर्गूमेंट्स हम नहीं करते। वकील की प्रेजेंस है लेकिन वो उसकी हेल्प करता है केस एक्सप्लेन करने में, वो निटी-ग्रिटी कोर्ट्स का काम है। सिर्फ केस एक्सप्लेन करते हैं। और फिर हमारे जब
ये सेटलमेंट हो जाता है, हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रखते क्योंकि इसके प्रेसिडेंट्स नहीं बनते, और इवन अगर नोट्स बनाया तो हम ज़ाया कर देते हैं। और कॉन्फिडेंशियलिटी इसका सबसे अहम पार्ट है। वो इतना बड़ा ब्लंडर है जिसमें हमें ट्रेनिंग में भी फौरन फेल कर देते हैं कि कोई बात जो एक पार्टी से पूरी तरह पूछ के इजाज़त नहीं ले ली, आप दूसरी तरफ नहीं जा सकते। और आपके सवाल के लिए एक बहुत बड़ा जवाब, अब तो इस पर खैर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट मेरे एडीआर पे आ रही है। इत्तेफाक से पहली जजमेंट भी लाहौर हाई कोर्ट से मियां साकिब निसार साहब ने मेरे केस में मीडिएशन के अंदर दी थी, और कराची जुरिस्डिक्शन में जस्टिस मुनीब अख्तर के पास किसी ने कहा कि जी मीडिएटर को तलब कर लें कोर्ट में, उन्होंने होल्ड कर दिया कि मीडिएटर कोर्ट समन नहीं हो सकता, ये आर्बिट्रेटर थोड़ी है, फैसला तो किया ही नहीं। तो इस जो कुछ है ये सिर्फ प्राइवेट है और कॉन्फिडेंशियल है, और इसके कोई नोट्स नहीं है, और कोई घबराने की बात नहीं कि एक बात कहीं और जाएगी, ये बात वहीं सीने में ही दफन हो जाती है। यही मीडिएशन का कमाल है, लोग खुल के बात करते हैं। बल्कि मैं पंजाबी में एक बात कहा करता हूँ, खैर शायद मुझे उसका उर्दू तर्जुमा नहीं आता, हालांकि मैं काफ़ी ज़बानें समझ जाता हूँ। वो कहते हैं जेड़ा परे झूठ बोले वो हराम दा, ते जेड़ा अदालत सच बोले वो भी हराम दा। बिलीव करें कि लोग प्राइवेट जगह पे बैठ के झूठ नहीं बोलते, ये जनरल बात है, मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि देखिए जो गवाह आते हैं, जजेस टू गो बाय एविडेंस इज नॉट नाउज बिल्ला मियाँ, तो यहाँ पे सारा कोई सिस्टम ले लें, जब गवाही सच्चा नहीं आना, आपको भी पता मुझे भी पता है, एफआईआर सारी झूठ का बुलंदा है। उसके बाद जो गवाह लाते हैं कुकअप किए होते हैं, सचमुच का गवाह तो बेचारा अदालत में आना नहीं चाहता, उसकी बेइज्जती बड़ी है, इसलिए हम पूरी दुनिया में उसकी इज्जत की जाती है। उसे आप बिठाते हो कुर्सी पे, उसके पास दूसरा वकील नहीं, हम उसको हुज्जे मारते हैं, नीचे से टांगे मारते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं, कई लोगों को थ्रेट हो जाती है। तो जब गवाही असली नहीं है तो सच कहाँ से आना है सर? उसको आप मलमासाजी कर लें, टेक्निकलिटीज जितनी मर्जी दे लें, लेकिन ये फिर कहने का है कि ये सब केसेस के लिए एडीआर अच्छा हल नहीं है। ये एक ऐसा फिनोमेना है, से गिव इट अ ट्राई, वी हैव गिवन इट अ ट्राई, इट इज अ सक्सेस एंड आई एम 100% श्योर अगर ये पूरी दुनिया में सक्सेस है, यहाँ भी ये होना ही होना है। नहीं सर, वो कभी नहीं, ही इज नॉट सपोज टू। देखें, एक लाइन है सजेस्टिव और दूसरी लाइन है फैसिलिटेटिव। जो विलायत वाले हैं, मैं अमेरिकन ट्रेंड भी हूँ, वहाँ पे भी रजिस्टर्ड मीडिएटर हूँ, मैं बताऊँ, और मैं ये बात लोगों को कई दफ़ा कह देता हूँ। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे आप अमेरिकन मॉडल ज़्यादा हमारे करीब है और ब्रिटिश नहीं है। ब्रिटिश कहते हैं आपने बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता, मैं अपने जजेस को ये कहता हूँ कि नहीं, अगर जज उसको वकील की सर्विसेज ही नहीं है, या वकील बिल्कुल ही नालायक है और वो बिल्कुल ही कुएं में डूबने जा रहा है, तो कोई हर्ज नहीं, तुम ये करना कि थोड़ा बहुत कभी सजेशन कर दो, भाई तुम्हें अदालत में क्या मिलेगा, ये तुम्हारे लिए सही नहीं, ये नेकी का काम है, आफ्टर ऑल ऑफ लॉ नोइंग भी तो है ना, ये क्रिमिनल एक्ट है कि आप बिल्कुल ही एडवाइज ना करें। हाँ, लिख के नहीं, सेटलमेंट जब होता है फाइनली, उस वक्त भी वकील की हमें बड़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि जो रूटीन का सेटलमेंट है वो तो लिख लेते हैं, कईयों में बड़ी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है, तो लॉयर्स जो है ड्राफ्ट करने में मदद करते हैं, वो हम जरूर हेल्प कराते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे फिर जज वहां पे बैठा, जाना उसी के पास है, वो देखेगा कोई ऐसा कंप्रोमाइज तो नहीं हुआ, सेटलमेंट ऐसा तो नहीं हो गया जो लॉफुल ही नहीं है, तो वो तो नहीं ना अलाउ हो सकता। हाँ, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं, मेरे साथ कुछ लोग अब कन्विंस हो गए हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं हाई कोर्ट के अंदर एक बड़े एसी कमेटी के सीनियर जज साहब हैं, वो फौजदारी काम सारी उम्र करते हैं, उनको ये बात समझ आ गई, उन्होंने शागिर्दी कर ली, कहते सीखते हैं, कमाल के वो आदमी है। अब वो मुझे कहते हैं कि जी हम यहाँ पे जा रहे हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे एविडेंस एक्ट के अंदर एक प्रिजम्पशन है ना कि कोई बंदा अगर कसम नहीं उठाता, या जो बेस्ट पॉसिबल एविडेंस जो है अगर आपने विद होल्ड की तो अगर वो आती तो आपके खिलाफ जाती, कहते हैं जी लॉ में कोई ऐसी अमेंडमेंट होनी चाहिए कि अगर मीडिएशन के दौरान किसी का रवैया बिल्कुल ही ऐसा है कि वो उसके लिए रुकावट बन रहा है और होते नहीं होने दे रहा, तो कुछ ना कुछ जरूर प्रिजम्पशन ड्रॉ होनी चाहिए कि ये जरूर झूठा होगा, ताकि जज को ये पता लगे। मैं इस हद तक नहीं जा रहा, लेकिन लोग यहाँ तक भी सोच रहे हैं। पाकिस्तान में अगर कोई मुकदमे के अंदर जाता है, आगे चलेंगे तो एक पार्टी के तो एक तो उसने डिसाइड कर लिया होता है कि कोई मुमकिनात नहीं बीच में सेटल हो सकता। दूसरा मेरा जनाब से ये बीच में सवाल है कि जो दो पार्टी में से एक पार्टी का तो हमेशा इंटरेस्ट में होता है कि मामला डिले हो और उसको सेटलमेंट की तरफ जाने की क्या जरूरत होगी। तो इसमें मीडिएशन में क्या जादू की छड़ी है कि बाइंडिंग भी नहीं है और आप और कोई नेगेटिव प्रिजम्पशन भी नहीं ड्रॉ करेंगे, तो उसके अंदर जाके क्या
सर ये बात मैं आपको एक अर्ज करूं मैं, ये लोग ये कहते हैं कि जी डिले तो इसमें अब है ही नहीं ना। आपको ये बताया कि जी 30 दिन के अंदर वापस आ जाना है, वहाँ पे एडजर्नमेंट कोई नहीं होती। हमारे मीडिएटर्स कोई एडजर्नमेंट नहीं देते जी, एडजर्नमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। या हो गया या नहीं हो गया, वो बेचारे मेहनत कर लेते हैं। वहाँ पे कोई तारीखें मांगे ना, तारीखें वगैरह देने का कोई चक्कर नहीं। हाँ, अगर किसी अथॉरिटी ना हो, कहता जी मैं अथॉरिटी लाना चाहता हूँ या मैं पूछ लूँ, क्योंकि ये बात पक्की है कि बाद में जाके ना तो कानूनी मशवरे मुफ्त देने वाले, और वो मसला है। तीसरा ये है कि सर बात ये कहने की है कि एक तो बातें अब हवा में नहीं ना रह गई, अब तो प्रैक्टिकली हो रही हैं। अब जब केस सेटल हो रहे हैं, इसका मतलब है लोग जा रहे हैं। अब ये एक मोड है, मैं दूसरे मोड्स भी हैं जिनके ऊपर काम होना है और वो हो रहा है। लेकिन ये बात ये है कि ये देखें, जिस तरह ये बतख है ना, एक साइड की बात तो ये है कि लोग एडवाइस ये करते हैं तू जितने जितने तेरा केस बहुत बढ़िया है, ये बात जनरली है। एक अमेरिका में चीज़ बड़ी कामयाब है, जो कि अभी मैंने चैम्बर को ऑफर कर दिया मुफ्त। खैर मेरे पास लाइफ ही अभी थोड़ी सी है, लेकिन मैं तो लोगों को वैसे भी एडवाइस करता हूँ। उसको कहते हैं ENE, अर्ली न्यूट्रल एवेल्युएशन। वो क्या है कि आप इनिशियल स्टेज पे किसी टॉप क्लास एक्सपर्ट उस फील्ड के पास जाते हो। वो आपके डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस देखने के बाद उसको वे करके आपको बताता है कि तुम्हारे इवेंचुअली चांसेस कितने हैं। वो या फिर सेटलमेंट कर लेता है या उतना लिटिगेट करता है जो उसको मिलने के चांसेस हो। तो ये यहाँ बताने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे तो मैं मजाक में जा रहा था, वो एक घड़ी साज है, रशीद घड़ी साज, उसने लिखा कानूनी मशवरे मुफ्त दिए जाते हैं। तो ये लिटिगेस सोसाइटी है, इसके अंदर तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस वक्त तो दुनिया अमन से रह रही हो, उस वक्त तो उसको किसी झगड़े को निपटाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना ये ईमान है कि इवन कश्मीर का मसला भी मीडिएट होगा, लड़ाई से हल नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि हर झगड़े का आखिरी अंजाम सुलह है। और मैं इस पर भी बिलीव करता हूँ, हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने कहा कि दुनिया के अंदर ना जुल्म का मुआशरा जो है ना वो कायम नहीं रह सकता, कुफर का मुआशरा रह सकता है। ये है जुल्म का मुआशरा। ये शेक्सपियर ने कहा था ना, पीपल हैव लॉस्ट देयर रीजन एंड जस्टिस हैज फ्लेड टू बीस्ट्स। ये जंगल का कानून है। हम तो इसको डिफेंड करने वाले बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस पूरे सिस्टम को ही डिफेंड करने वाले नहीं है। हमें तो 70 साल में कोई बेहतरी नजर नहीं आई। हम तो तब्दीली चाहते हैं जी। जी जी जी। वहाँ पे विटनेस नहीं होते ना, एविडेंस नहीं होती वहाँ। हम एविडेंस रिकॉर्ड करते ही नहीं मीडिएशन में, दैट इज फॉरबिडन। एविडेंस रिकॉर्ड नहीं होनी जी। वेरी गुड क्वेश्चन। Conciliation and mediation are interchangeable terms. In some countries they use conciliation, in some countries they call it mediation. These are one and the same thing. In CPC in Pakistan and in the local government ordinance, both these terms have been used. So you can read in between the lines, conciliation is mediation for all intent and purposes. जी नहीं जी, रिजाइल देखें, जब कोर्ट का ऑर्डर पास हो गया ना, उससे पहले वो रिजाइल कर लेगी। जब कोर्ट की डिग्री है तो वो तो फिर ऐसे ही डिग्री पास होनी है, उससे पहले उसको रिजाइल कर से कोई नहीं रोकता, वो रिजाइल कर सकती है। कोई बाइंडिंग है जी? नहीं, फिर नहीं, फिर तो सर मैं वापस आ जाता हूँ। हम सब स्टूडेंट्स ऑफ लॉ हैं। कंसेंट से किया हुआ कोई भी ऑर्डर जो है ना, वो तो कहीं चैलेंज हो ही नहीं सकता। वो तो मीडिएशन ना हो वैसे भी आप कोई राजी 12-2 ही है, लेकिन वो 12-2 के अंदर आप अपील नहीं हो सकेगी। और 12-2 भी किस हद तक वो यही कहेंगे इम्पर्सोनेशन हो गई है, ये तो और तो नहीं है। यहाँ पे जो कहा जा रहा है मीडिएशन हुई, मीडिएशन के बाद एक एग्रीमेंट लिखा गया, वो कोर्ट में जमा करवाया गया और उसके ऊपर डिग्री पास हो गई। आपके सवाल के अंदर किस स्टेज के ऊपर वो रिजाइल कर रहा है? जी सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। बता क्या हुआ, अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक दिन ना जस्टिस अनवारुल हक साहब के पास एक केस लगा हुआ था। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनोवेशन की। मैं जजेस को भी कहता था इनसे सीखें, सीनियर आदमी है ये, बड़े टॉप क्लास वकील थे। वो टॉप क्लास वकील से ही जज बने हुए हैं। वो उन जजेस में से नहीं है जो बिल्कुल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल साइड पे काम करते हैं और उनको पता नहीं है ग्राउंड रूट रियलिटीज़ के। वो कहते हैं मेरे पास एक बेल आई है 489F की, नीचे से खारिज हुई थी। मैंने पार्टी को बुलाया, मैंने उनको कहा यार बात सुनो, ये तुम्हारे जो पैसे, मैं फैक्ट्स पे नहीं जा रहा, अगर ये पैसे तुम्हारे 16 लाख रुपए हैं, तुम्हारा ख्याल है कितनी देर में मिल जाएंगे? उसने कहा जी 1.5-2 साल में।
उसने कहा कम से कम ना 7-8 साल लिटिगेशन समझ लो। तो दूसरे को पूछा कि भाई तुम्हारी बेल नीचे से खारिज होगी, अगर यहाँ से भी खारिज हो जाती है फिर ये सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, अंदर चले जाओगे। एक मुकदमा ऑर्डर 37 का भी हुआ हुआ, रिकवरी का हाँ हुआ है, क्योंकि यहाँ तो पैसे नहीं रिकवर होने। ये बताओ ये चलान भी पुट अप हुआ है, कहते हैं जी वो भी होने वाला है। उन्होंने कहा जी ये सारी चीज़ों में पैसे लगेंगे ना, तो कोई ऐसा बात नहीं है कि तुम आपस में बैठ के कोई बात कर लो। तो उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा मैंने ये सुना है चेंबर के अंदर एक बना हुआ है मीडिएशन सेंटर, तो मैं आपको वहाँ ना भेज दूँ। उन्होंने पार्टीज की कंसेंट लिखी, वहाँ भेज दिया। उस सेंटर से उन्होंने इत्तेफाक से मुझे ही रेफर कर दिया। ये पहला केस था जो इस साइड के ऊपर रिजॉल्व हुआ। अब तो खैर कमर्शियल हम करते ही रहते हैं, जो कोर्ट की इंटरवेंशन से हुआ। वो केस मेरे पास आया, आप बिलीव करें सिर्फ 20 मिनट के अंदर हल हो गया। वो दीपालपुर की एक पार्टी थी और वो जब आए तो इतने हॉस्टाइल थे, और जब वो अगली दफ़ा आए तो कहते हैं जी हम हाईकोर्ट में केस लगा हुआ है हमारा 16 तारीख को, तो हम ना, कहता यार तुम मुझे गाड़ी में ले आना। वो दो एक ही गाड़ी में बैठ के दोनों आए। और जब वो आए कोर्ट के सामने पेश हुआ लॉयर्स को, उन्होंने कहा जी ये सेटलमेंट हो गया। तो दूसरी पार्टी ने सवाल पूछा कि अगर ये अब पैसे ना दे, ये लिखा तो गया है कि इतनी किस्तों में, तो क्या। जज साहब ने बड़ी शानदार इनोवेशन की, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। वो कहते हैं भी मेरे रजिस्ट्रार के पास जाके ना एक जमानतनामा दाखिल कर दो, जैसे कि जमानत मुचलका देते हैं वो दो थर्ड पार्टी का, कि अगर तुम नहीं दोगे तो उसकी प्रॉपर्टी से रिकवरी हो जाएगी। उन्होंने रजिस्ट्रार के पास वो दाखिल कर दिया। उन्होंने ये बेल निपटा दी, उस इसी सेटलमेंट को दे के ऑर्डर 37 का दावा और इसी सेटलमेंट को दे के जो चलान वाला केस है वो भी 3 केसेस इन वन गो रिजॉल्व हो गए। दोनों पार्टीज बड़ी खुश होकर घर चली गई एंड दैट इज इट। सो ये हर चीज जो है ना वो उसका हल होता है। हल आखिरी क्या है आपके सवाल का जवाब, कि हम कोर्ट का ऑर्डर या डिग्री जरूर लेते हैं। अगर वो नहीं होगा ना फिर, खैर मेरा तो तजर्बा अदरवाइज भी है। ये जो बिजनेस कम्युनिटी वगैरह के लोग हैं या जो आपका इलाका होता है ना, इसका एक सोशल प्रेशर भी होता है। ये देखे ना, ये जो पर्या कट है, पंचायत है, इसके अंदर जो फैसले होते हैं वहाँ पे भी चमार को इंसाफ नहीं मिलता, चले चौधरी के खिलाफ, लेकिन वहाँ पे जो फैसले होते हैं उनकी क्या सैंक्शन है कि कोई बंदा बात ना माने ना तो वो कहते हैं इसका सोशल बाइकआउट कर दो, हुक्का पानी बंद कर दो, उसके लिए मौत है। या कहते हैं मुंह काला करो, फिर वो कहते हैं खोते होते जी सारे पिंड च घुमाओ, लोग बेइज्जती के दर से। या वो कहते हैं ये बंदा मिलावट करता है, या अभी भी कंप्रोमाइज नहीं किया, कहते हैं दुकान पे नहीं जाना, उसका कारोबार बंद हो जाएगा। सैंक्शन और भी मॉरल भी बहुत होती है बिजनेस कम्युनिटी में। अगर आपकी साख बिगड़ गई, अब ये जो कराची के बिजनेसमैन है लाहौर से बहुत बेहतर हैं, लोग टेलीफोन पे जो बात कमिट कर लेते हैं वो पूरी करते हैं। यहाँ पे लोग कह के भी मुकर जाते हैं कि जी मैं नहीं किया, वो कहते हैं नहीं जुबान है, क्योंकि अगर ये साख खत्म हो गई तो कल को फिर मेरे से बिजनेस कोई नहीं करेगा। तो मोरल प्रेशर्स भी होते हैं, सिर्फ अदालत के प्रेशर्स नहीं। इस वजह से पीपल लिव विद दिस डिसीजन। और आपके सवाल का सबसे बड़ा जवाब यह है कि जो चीज आप दबाव पे ना की जाए, अपने राजीनामे से और अपने दिल से की जाए ना, उसमें बड़ी इनोवेशन होती है। ये फैमिली केसेस हैं, मैं आपको बताऊं, अभी ना इसमें तलाकें, आपको पता पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अमेरिका से ज्यादा तलाक की रेशो है। ये कमबख्त एनजीओ क्राउड ने जो ये अमेंडमेंट 2002 में कराई, उसकी वजह से बड़ा आसान हो गया पहली डेट पे तलाक। हालांकि मुआशरे में डाइवर्सी खातून के क्या राइट्स हैं, यहाँ पे तो बेचारी खातून को तो दूसरी शादी कोई नहीं करता, ये मिडिल ईस्ट थोड़ी है, लेकिन तलाक बड़ी जल्दी है। हमने क्या इनोवेशन अब की है कि उसके बावजूद अब मैं फैमिली केसेस जितने हम रेफर मीडिएशन में करा रहे हैं ना सर, वो हम खुला होने से पहले करवा रहे हैं, लेकिन मुकदमे साथ दूसरे भी होते हैं, रिकवरी और डायरी आर्टिकल्स भी है। वो जज मेहनत करते हैं, वो सारे एक वन गो में सेटल हो जाते हैं। आप खातून को हम क्या कहते हैं, वो जी डेलीगेटेड राइट ऑफ डाइवर्स है, आपके निकाहनामे में लिखा, आप कन्वीनियंटली काट देते हो, हम उसको कहते हैं बीबी तुम्हें डेलीगेटेड राइट ऑफ डाइवर्स ले देते हैं, तुम्हारा किचन अलग करा देते हैं, तुम्हें महीने का कोई खर्चा करा देते हैं, तुम इसके साथ रह लो। बिलीव करें कि मेजोरिटी केसेस में वो फैमिलियां फिर बस रही होती है। और अगर अलहदगी भी होनी है तो चलो जवानी के अंदर उस वक्त अलहदगी हो जाए, लेकिन वो बच्चों का क्या कसूर है कि उनका कोई मेंटेनेंस भी फिक्स ना हो। ये कोई निज़ाम नहीं है इस तरह से। ये जो इसमें यकीन करें कि भला ही भला है। मैं अपने सारी जिंदगी के बाद अब बिल्कुल एंड पे बैठा हूँ। अभी मैं, अल्लाह ने मुझे मौका दिया, हज भी करके आया हूँ, खुदा के पास हमने जाना है, किसी वक्त भी चले जाएंगे। मैं हर वो रात जिस दिन मेडिएशन करा के कोई सुलह करा तो मुझे नींद बड़ी आला पड़ती है। ये पैसे कमा के ये केस ही मुकदमे ही फैसला नहीं हुआ, अब मुझे पता है मेरा पेट तो भर रहा है, मैं ठीक नहीं कर रहा। जी 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 जी, वो जो मीडिएटर है ना हमारा, वो खुद मीडिएटर खुद साइन करता है और ये डॉक्यूमेंट सीधा ही कोर्ट से ही आया होता है, कोर्ट में ही वापस जाता है, कोर्ट फिर उस पर डिग्री पास करती है। वो तो कोर्ट की ऑर्डर की सैंक्शन है। कोर्ट तो इवन किसी का ओरल कभी लिख लेती है ना कि ये मेरे सामने बयान दिया, तो वो कहते हैं जी कि कोर्ट के सामने कही हुई बात को जो है ना वो वैसे ही वो
तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, ठीक है ना। तो ये तो फिर ऑर्डर पास होता है सर, ये पूरी तरह इन्फोर्सेबल है जी। विटनेस की जरूरत ही नहीं, वो नहीं बनता। मीडिएटर को बतौर विटनेस कॉल नहीं किया जा सकता, ये मैं बता रहा हूं। हमारे मीडिएशन के कॉन्फिडेंशियलिटी के रूल्स, मीडिएटर को कोर्ट समन ही नहीं कर सकती सर। क्यों खामी है सर? उसने फैसला ही नहीं किया, उसने फैसला ही नहीं किया सर। फैसला कोर्ट का देखे ना, पार्टीज हैं वो कहते हैं, वो आके कह दें, वो कह दें कि जी हमने नहीं किया, मुकर जाने दें, कोई बात नहीं। मुझे क्या, मेरे सामने तो मैंने फैसला नहीं किया ना जी, फैसला तो उनका था। मैंने तो एक सहूलत, मैं सहूलतकार हूँ, फैसिलिटेटर हूँ, मेरा डिसीजन है ही नहीं, मैं कोर्ट क्यों जाऊँ? मैंने ना लिख के कोई फैसला तो आपने किया, मैंने तो सिर्फ आपका गुस्सा कम किया, आपके लिए रास्ते का मौका दिया, आपको गुफ्तगू का मौका दिया। चले जाएं, लेकिन ऐसा आपको मैं यही तो बता रहा हूं कि इसका मजा ये है कि ये चांसेस हैं, लेकिन बहुत ही थोड़े लोग वापस लिटिगेशन में सर ये नहीं जाते। जो अपनी मर्जी से किया हुआ फैसला होता है ना, उसको लोग मानते हैं। जो फोर्स किया होता है ना, दाबे से करवा लेना, ये जो जैसे पुलिस वाले छितर मार के फैसला करा लेते हैं, या इलाके का कोई चौधरी किसी से साइन करा लेना खाली कागज पे, उसको लोग चैलेंज करते हैं, इस पे नहीं करते। यहाँ पे तो उन्होंने ये कराया, लेकिन रास्ता तो कानून का नुका है। जैसे कहा है इन्होंने कि जी 12-2 है, वो तो फिर है ही ना, पर्चा भी करा दें जी मेरे को जी दाबे नाल करवाए, ये तो नहीं ना। इसलिए ये बड़ी इसको सैंक्टिटी हासिल है, ये बड़ा ऐसा सिस्टम है जो दुनिया में माना हुआ। जी जी मैं बताता हूँ सर। इस वक्त हमने ये किया हुआ जी कि ये जो हमारे जितने जी सेंटर्स काम कर रहे हैं ना, इस वक्त कोर्ट एनेक्ट, पहले हम इसकी मॉडल की बात करें जो कोर्ट एनेक्स मीडिएशन, नंबर 1 ये सारे के सारे जजेज हैं, या ये सिविल जजेज हैं या एडिशनल जजेज हैं, ये सारे के सारे सिटिंग जजेज हैं। लेकिन ये जजेस ट्रायल नहीं करते, ना ये ट्रायल करेंगे, क्योंकि आइडिया ये है कि उसको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई है, वो तो फिर कोर्ट में प्रेजुडिस हो जाएगा, ये वो है ही नहीं, वो ट्रायल कोर्ट कोई और है। वो लिख के ऑर्डर करती है पार्टी का कंसेंट लेके कि आप मीडिएशन में चले जाएं, फलां तारीख को उधर पेश हो जाएं, उनको वहीं पाबंद करती है कि फलां डेट को आपने जाना। नहीं आप जो नॉमिनेट नहीं अभी करते, क्योंकि वो जो नया मीडिएशन एक्ट आएगा उसमें एक लिस्ट होगी मीडिएटर्स की, या उसमें से बार भी आप कर सकते हैं नॉमिनेट। ये जो अभी वाला सिस्टम ये है कि सिर्फ वो जजेज हैं, आप किसी का नाम नहीं देते, वो हमारे सेंटर्स हैं, उसी में ही जाना है। तो वो आपसे ये कंसेंट लेते हैं कि उस मीडिएशन सेंटर में जाना है, आपने साइन कर दिए पार्टीज ने, उन्होंने कहा जी फलां तारीख को वहां चले जाओ। ये डिस्ट्रिक्ट जज के थ्रू रूट नहीं होता, वहां पे हमने एक एडमिनिस्ट्रेटर वहीं का बिठाया हुआ, उसको उस कोर्ट से डायरेक्ट उस एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाए। ये सेंटर जी सेशंस कोर्ट में, लाहौर का तो सेशंस कोर्ट के अंदर ये जो स्पेशल कोर्ट्स है ना आपकी अकाउंटेबिलिटी वगैरह, उसकी सबसे ऊपर वाली मंजिल पे हमारे 3 सेंटर काम कर रहे हैं। तो ये उस एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाता है, जैसे जाता है उसके पास साथ जो है ना वो फाइल भी गई होती है, ताकि मीडिएटर उसे पढ़ ले, उसे फैक्ट्स तो पता हो, बाकी तो बातें, लेकिन वो तो है जरा पार्टीज को आसानी हो जाए। आप जैसे ही जाते हो जिस दिन, तो वो सेम डे दोनों पार्टीज की मीडिएशन उसी वक्त ही 1.5-2 घंटे 3 घंटे वो उसी दिन ही लगाता है, और वो या हो जाती है या नहीं होती। अगर हो जाए नोटिस नहीं इशू होते सर, जरूरत नहीं, कोर्ट ने डायरेक्ट टाइम मुकर्रर कर दिया। अब जिस दिन वो फैसला कर देता है ना, तो वो सेटलमेंट, वो वापस कोर्ट ने इंतजार मीडिएशन के लिए डेट डाली होती है, तो उससे पहले वो फाइल भी और वो कोर्ट का फैसला जो सेटलमेंट हुई है उन्होंने जो की है पार्टीज ने, वो भी अगर नहीं हुई तो फिर भी उसकी रिपोर्ट कि नहीं हो सकी वापस कोर्ट में जाता है। इस तरह से ये काम कर रहा है सर। नहीं वो हमने टाइम बचाया जी, वो तो वक्त जाया ना, फिर नए सिरे से आप कर रहे हो तो फायदा को नहीं है। बस ये है कि आपको परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं है कि जो कुछ आपने आज तक जिंदगी में लर्न किया ना, हमने उसको एम्पलीफाई कर दिया है, लेकिन प्लीज हमें सीखना है। और इस बात के साथ मैं आपसे इसको कंक्लूड करूंगा। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस, आई लव क्वेश्चंस, मैं जरूर जवाब दूंगा कि आप प्लीज
बार के फोरम पे कोई ऐसा काम करें, ये बड़ी अच्छी बात है, अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए मुख्तलिफ चीज़ों पे, लेकिन हमें ट्रेनिंग सेशंस भी मुख्तलिफ चीज़ों के करने हैं, ना सिर्फ मीडिएशन, हमें और भी, जैसे कमर्शियल आर्बिट्रेशन है, ये सीखने की चीज़ें, इनके कोर्सेज के लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए, लाइक 1 वीक 10 डेज इस तरह के कोर्सेज होते हैं, उसको हमें अपने ये टूल्स हमें अपनी किट के अंदर ऐड करने हैं। अगर हम ऐड नहीं करेंगे, एक बात रुक गई थी तो, लेकिन वो है रेलेवेंट मिसाल, इसलिए आपके काम आएगी। एक ज़माना था लोगों को अपेंडिसाइटिस की दर्द होती थी तो वो पेट पे इस तरह दबा के छोड़ते थे, तो अगर वो ट्रैवल कर रही हो तो दैट मीन्स कि ये अपेंडिसाइटिस है और इसको अस्पताल शिफ्ट कर दो। वो इतना बड़ा पेट काट देते थे और पेट काट के बंदा 6 हफ्ते के लिए ज़मीन पर फटर होके वो उधर लेटा रहता था, मूव नहीं कर सकता था। अब आ गई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, एक छोटी सी सुराख करते हैं और उसमें एक पाइप डालते हैं, फिर वो पाइप डालने के बाद उसको एक कट करने के लिए ब्लेड डालते हैं, उसे कट करता है, फिर वो सक करते हैं और एक छोटा सा टांका लगाते हैं और बंदा आधे घंटे बाद वॉक कर रहा होता है। अब मुझे बताइए, वो डॉक्टर जिसने ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं सीखी, वो ये ऑपरेशन कर सकता है? आंसर इज नो। अब वो पुराना निज़ाम है। इसी तरह आप और मैं जब लॉ स्कूल गए थे, किसी ने ये एडीआर नहीं पढ़ी, किसी ने व्हाइट कॉलर क्राइम नहीं पढ़ा, किसी ने डीएनए नहीं पढ़ा, किसी ने कंप्यूटर फोरेंसिक्स नहीं पढ़ी, किसी ने कंज्यूमर लॉज नहीं पढ़े, किसी ने एनवायरमेंटल लॉ नहीं पढ़ा। ये आप देखें, इस तरह की बेशुमार फील्ड्स हैं, ये सारी की सारी हमें पढ़नी है। और अगर हम ये अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग, और ये जजेस को भी पढ़नी है, प्रोसिक्यूटर्स को भी पढ़नी है, डिफेंडर्स को भी पढ़नी है, अगर हम नहीं करेंगे हम फारिग हैं। दुनिया पढ़ रही है और इल्म का ज़माना है, इसलिए आगे जा रही है। जो बंदा ये कहता मुझे सब आता है, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है, क्योंकि हर रोज़ आप लर्न करते हैं। और शायद मैं तो कानून का उस्ताद हूँ, इसलिए स्कूल मास्टर हूँ ना, हमें लोग बहुत वो इस तरह नीचे गिनते हैं। यू कैन बिलीव यू मी, इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क। आई हैव बीन डूइंग दिस टीचिंग फॉर द लास्ट 22 ईयर्स नाउ, और मैं हर बार 2 घंटे पढ़ाने के लिए जाता हूँ। शायद मैं नालायक आदमी, मैं कम से कम 6 घंटे पढ़ के जाता हूँ, और हर बार कोई चीज़ सीख के आता हूँ, लोग मुझे सिखा रहे होते हैं। ये ग्लोबल विलेज है। इस शौक के साथ हम लगे। मेरे इधर आने की वजह भी ये है कि कम से कम हमारे फ्रीक्वेंसी के इस तरह के लोग हैं, और आप भी इसी फ्रीक्वेंसी के लोग हैं, इसलिए आप इधर हैं। बाकी लोग बुंदू खान पे गए होंगे। ये वक्त ज़ाया नहीं होता। अब आईटी फॉर द लॉयर्स ये भी होना चाहिए, क्यों सीखना नहीं है? आप, मैं कहता हूँ इंग्लिश फॉर द लॉयर्स, ये सारे कोर्सेज हैं, बार वोकेशनल। नहीं किया जी सर्कुलर, मैं तो आपको बताया। चले हम आपको हार्ड कॉपी दे देंगे, यहाँ इस बार में अवेलेबल कर, आप कर लें, उस पर जरूर करें, क्योंकि वो बड़ा जरूरी है। और उसको आपको सर्कुलेट कर देते हैं, हम आपको कॉपी प्रिंट आउट ले लेते हैं। नहीं आप ठीक है, आप ठीक है। लेकिन सर जी, ये इन चीज़ों के बगैर ना आप गुजारा कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं, दुनिया बिल्कुल बदल गई, और जजेस भी वही बढ़िया, जो अब स्पेशलाइजेशन का ज़माना, जिनको इन चीज़ों का नहीं पता, अब वो आइंदा अब हाफ कुक्ड और हाफ बेक्ड लॉयर्स और जजेस नहीं चलेंगे। मैं आपको बता दूं, ये दुनिया पूरी चेंज होने वाली है। और अभी तो ना चांसेस बड़े हैं। मैं बताऊं, अक्सर मैं लोगों को देखता हूं, मैं बच्चों को कहता हूं, यार आपकी तो खुशकिस्मती बड़ी है। लोग कहते हैं इधर चांस नहीं है। मैं कहता जितने चांसेस अब है ना, कभी नहीं है। यहाँ पे मेजोरिटी लोगों की आंखों में चमक ही नहीं है, वो वकील नजर ही नहीं मुझे आता। उन्होंने वकील बनना क्या, थोड़ी सी मेहनत करोगे उड़ा के रख दोगे, क्योंकि अब स्कोप है। स्कोप वहीं पे होता है जहाँ पे खला होता है, और लोगों के लिए बड़ा स्कोप है। स्पेशली यंग लॉयर्स के लिए तो बहुत स्कोप है, और लड़कियों के लिए तो बेशुमार स्कोप है। वो बजाय काउंसिल ना बने, वो वकील बने। हमने अभी हाईकोर्ट की जज लगा दिए हैं, यकीन करें वो इस काबिल भी नहीं थी कि वो लग गई हैं। इतना स्कोप है, आप मेहनत करें। आप क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? ये मैं आपको सही बता, नहीं जी, खवातीन को बड़ा एडवांटेज है। मैं आपको, वो आर्गू करे कोर्ट की डिस्क्रिप्शन उसके हक में यूज होती है, लेकिन अगर वो रही है कि जी सर मेरे सर कहीं और खड़े हैं, तो फिर तो बात नहीं। और नहीं, हम आपको मुझे बिठाने के बड़े नुकसान हैं। मैं तो आपको सही बात बताता हूँ। हाँ जी, ये हकीकत बात है कि इजी वे तो है, हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मेंटालिटी जो है ना बहुत ज्यादा ऑकवर्ड होती है। हाँ जी, ये भी कोई 1 महीना पहले भी मैंने एक छोटी सी मेडिटेशन करवाई है। जी जी। और उसमें एक वो जो मेरा क्लाइंट था, वो कहता था यार ये आउट ऑफ कोर्ट जो है इसको सेटल कर दिया जाए, ऐसे ही जाना, ये लंबा जाएगा तो मुझे नुकसान होगा, फायदा कोई नहीं। जी जी। दूसरी साइड थी, उसने जब बिठाया गया
नहीं आप सही नहीं जी, देखे मैं आपको कंसीड करता हूँ। देखे मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत इजी है, चैलेंज हमेशा बड़ा होता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे बट इट वॉज बिल्ट ऑल राइट। आप कभी रोम गए, ज़रूर जाइए, देखेंगे लगेगा जादुई दुनिया है। आप माइकल एंजेलो को याद करेंगे। अब देर ज़रूर लगती है, काम सही करना पड़ता है, लेकिन सही चीज़ सही ही रहती है। चैलेंज तो होता ही बड़ा है। चैलेंज, हाँ एक बात मैं ज़रूर थोड़ी लाइटर साइड पे फेरा, मैं अभी आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ, ये मैंने ज़रूर दिखानी है आपको। ये बड़ी मज़े की चीज़ है और आप कहेंगे ये बीच में क्यों आ गई। एक सेकेंड, ये मेरी जी सक्सेस रेशियो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इस वक्त तक 6,718 मुकदमे गए जी, 4,365 सेटल्ड, और इनमें से 86.30% रेशियो है पंजाब में मेरे सिस्टम की। सर 6,718 गए, 4,500 केसेस मेरे मीडिएशन कोर्ट में सेटल हो गए हैं। देखिए ये कोई ये बस ये मसले ही ऐसे हैं, इनको करने से होता है। अच्छा जी, ये दो बातें बताना चाह रहा हूँ। ये देखिए, एक तो मैंने ये मैडोना लगाई। मैडोना क्यों लगाई? मैडोना मुझे अच्छी लगती है, लेकिन ये ना देखे किसने कहा, देखे कि क्या कहा। वो कहती है वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन फेट, वी रीप व्हाट वी सो, वी गेट व्हाट वी गिव। जो बोगे ना वही काटोगे, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये मैं आपके सामने एक उकाब रख रहा हूँ। ये उकाब जो है, एक आपको मैं वाइल्ड गैस देता हूँ आप सब लोगों को। मुझे ये बताएं, ये जो उकाब है इसकी कितनी उम्र होती होगी? और कोई और? ओके 15-20। जी आप बताइए। वेरी गुड, आई टेल यू, यू आर नियर टू दैट। ये परिंदों का बादशाह है जी उकाब, और इसकी जिंदगी में जब 22, जो आपके वाली फिगर है, 22-23 साल की उम्र का जब होता है ना, इसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, इसके जो है ना पर वो इस तरह भारी हो जाते हैं, पंजे जो हैं वो भी इसके जो है ना वो मुड़ जाते हैं, ये अब उड़ नहीं सकता। उस वक्त कहते हैं कि तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। उस वक्त ये उड़ान लेता है और ये चट्टानों पे चला जाता है, और उधर जाके चट्टान के पास अपने ना पहले पर खींच देता है, नीचे से अपने पंजे भी खींच देता है, जोर जोर से अपनी चोंच को मारता है, चोंच इसकी टूट जाती है। ये एक तकलीफ दे पीरियड से गुजरता है 30-35 दिन का। इसके नए पार उगते हैं, पंजे दोबारा आते हैं, चोंच भी दोबारा आती है। उसके बाद ये फिर कोई 35-40 साल तक फिर जिंदा रहता है। अगर वो ये फ्लाइट ना ले तो वो फिर जिंदा ना रहे। कहते हैं गलती की गुंजाइश निश्ता। सिस्टम के अंदर इस वक्त गलती की गुंजाइश ही नहीं है, सिस्टम तो हो गया है फेल। कोई ना कोई इनोवेशन करनी है, या आप तब्दीली कर लें या मर जाएं, तो हमें तब्दीली करनी है। और ये हमें सिर्फ इस सिस्टम में, जुडिशल में नहीं, हमें ओवरऑल मुल्क में भी तब्दीली करनी है। ये चीजें सही नहीं है। जो कह रहा है उसका अपना भी कोई नाजायज इंटरेस्ट होगा, क्योंकि इधर पॉलिटिशियन आए 2 नंबर, इधर डिक्टेटर आए 2 नंबर। और इस वक्त कोई सोसाइटी में आइलैंड नहीं है, ना पॉलिटिकल लोग ठीक, ना जुडिशरी ठीक, ना वकला का एक तबका बीच में उसका भी एहतसाब होना चाहिए, ना सिविल सर्वेंट ठीक, ना जनरल ठीक। और अगर ये एहतसाब की बात हो रही है और नया सिस्टम आके कोई मेरिट का सिस्टम आ रहा है, तो आगे जोर लगाते हैं, हो ही जाए तो ठीक है। ये काफी हो गई है, ये झंडे ने लोगों के दिमाग खराब किया है। हमें कह रहे हैं ठीक है, ये ठीक कोई नहीं है, गलत है। बता सर कि अगर आप चूज करके जाते हैं कि जी मैंने इसके अंदर जाना है, तो अगर मुझे मुकदमे के अंदर किसी के अंदर डेट नहीं मिल रही है, जज साहब मुकदमा डे टू डे चला रहे हैं, तो क्यों ना जज साहब को कहा जाए कि 30 दिनों के लिए तारीख डाल के आपके पास भेज दिया जाए, बट यू और उसके बाद आपके पास जाकर करना। आप सही कह रहे हैं जी। शरारत का तो नहीं, शरारत का तो खैर कोई मेरे पास हल नहीं है। लोग और भी तरीके बहुत हैं, ये 30 दिन का नहीं है। लेकिन ये एक पार्टी के कहने से नहीं ना जाएगा, दूसरी पार्टी भी मानेगी, तो इट मेक्स टू टू क्लैप। दोनों की मर्जी से जाना है। लेकिन ये आपकी शरारत है जरूर, लेकिन शरारत के ऊपर एक सुपर चेक दूसरा भी लगाओ। लेकिन चले आप शरारत करके भी वहां चले जाए, मैं फिर भी आपको वेलकम करूंगा, क्योंकि आप जब मेरे सिस्टम में आएंगे यू विल लव इट। बात क्या है नहीं, देयर इज नो स्टॉपल। आप ये कंसेंसुअल है। अगर मैं सिर्फ जाना लाजमी हो जाएगा जब भी होगा, लेकिन मानना लाजमी कतई नहीं होगा, क्योंकि फैसला तो उसने करना ही नहीं है। आपको वहां नहीं सूट कर रहा, वापस आ जाए, कोर्ट में जाने।
it can resile on a number of bases. वो ये कहेगा जी, मेरे ये कहेगा ना मेरे साइन नहीं है इसके ऊपर, फिर यही कहेगा मेरे सिग्नेचर नहीं है, मेरी बजाय कोई और आया, या जो बंदा आया था उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, ये वजह हो सकती है। अदरवाइज कैसे मुकरेगा? अब दस्तखत भी कराते हैं, अंगूठा भी लगवाते हैं, और आपने उन्होंने राजीनामा किया, फैसला मेरा है नहीं, तो कुछ वजह ही होगी ना। जी, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसके अंदर अभी एक ना बनाई हुई थी मॉडल मीडिएशन क्लॉज, हमने एक बनाई है। मैं लोगों को ये कहता हूँ जैसे आप आर्बिट्रेशन क्लॉज रखते हो, मीडिएशन भी रख लो। तो वो जो मेरा नया एक्ट है जिसमें मैं सारी बात कर रहा हूँ, अभी बस हफ्तों की बात है, इधर भी आ जाएगा, इस्लामाबाद आ गया, वो ये कहता है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट भी आप मीडिएशन के लिए जा सकते हो। और वो मीडिएशन के लिए फिर सेंटर्स होंगे, अदारे होंगे, बंदे होंगे जिनका लिस्ट में नाम है, या आपकी मर्जी का कोई, तो वो कोर्ट में जाना कतन जरूरी नहीं, लेकिन वापस उस फैसले ने भी कोर्ट में ही जाना है। तो ये विदाउट इंटरवेंशन का मॉडल भी आ रहा है। नहीं नहीं, अच्छा, हम वैसे प्रैक्टिकली करते ये भी हैं कि एक पार्टी आई है हमारे पास, हम फिर उनसे पूछ लेते हैं कि जी आप भी आ जाएं, तो ये बात है। लेकिन इवन देन उसके अंदर जो है ना रेफरल जो है ना, ये जो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट है, वो भी सर रहेगा मर्जी से ही। जबरदस्ती आप किसी से, कोई जबरदस्ती वाला हमारा इसमें कोई नहीं सर। ये एक लास्ट चीज और ये कह के इजाजत है, ये दोनों कौन है? ये सानिया मिर्जा और शुएब हैं, दोनों हीरोज हैं अपने अपने मुल्क के। ये मैंने इनको यहाँ पे क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि जब सानिया की शादी शुएब से हो रही थी, तो इनका भी एक झगड़ा आ गया कि खातून खड़ी होगी कि मेरे से शुएब की शादी हुई है, तो उनकी फैमिली लेवल पे एक मीडिएटर बैठे और उन्होंने मीडिएशन से ये फैसला रिजॉल्व करा दिया। ये अदालतों में जाते तो रुलते रहते, दे आर लिविंग हैप्पीली देयर आफ्टर, देयरफॉर माय सिस्टम प्रिवेल्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग। तादाद के अंदर बीच में सुनना, लाहौर बार एसोसिएशन की आपकी तरफ अफेक्शन और आपके क्रेडेंशियल्स की अप्रिसिएशन के लिए संभव भी इसको कंसीडर किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड इनपुट एज वेल सर, इट वाज वेरी इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू वेरी मच।